हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। पिछले एपिसोड में हमने लियू बाई काबिलियत को देखा कि किस तरीके से उसने डूमाओ को अपने से डरा दिया है। और अब इसके बाद में सेकंड ब्रदर का नंबर है। हम ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर वो आराम से बैठा होता है, बाकी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी चेकलिस्ट के पास में आता है और उससे कहता है, तुम अक्सर ही ट्रेनिंग करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे ब्रदर्स वो बिल्कुल भी ट्रेनिंग के अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो कभी भी खुद ताकतवर बनाना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? यून कहता है, वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है जो मार्शल आर्ट होता है वो 1v1 होता है, और अगर मैं मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ तो उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है, मैं उनको हर तरीके से डिफेंड कर लूंगा। इसलिए वो बाकी चीजों की ओर फोकस करते हैं। इसी के साथ ही जयली का मुंह बन जाता है। सोचने लगता है, क्या शानदार जवाब है, अगर एक बंदे से ज्यादा अटैक करने के लिए आ रहे हैं तब ये क्या करेंगे। फिर वो इससे आगे पूछता है, वैसे तुमने अपनी ट्रेनिंग कहाँ तक की है, तुम्हारा सेल्फ डिफेंस कितना अच्छा है। गिन बोलता है, कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेरे को सिखाने वाला कोई भी नहीं। इसी से मैं जंगली अपने पास से इस बुक को निकालता है। आगे बढ़ाते बोलने लगता है, ये बुक कभी शानदार हो सकती है। ये वही बुक है जो कि चेंगली को पिछले एपिसोड के एंड में मिली थी। यूनी से पढ़ने लगता है, बुक कभी शानदार होती है, उसे इसके अंदर इंटरेस्ट पे आ रहा है। वो कहने लगता है, जब कोई सोल्जर अपने पाँव पे खड़ा हुआ हो उस टाइम पर इस तरह के स्किल्स को यूज कर सकता है। इसके अंदर काफी सारी शानदार स्किल्स लिखी हुई है। आप जैसा एक इंसान जो कि जंगल के अंदर रहता हो, उसके पास में इस तरह की बुक होना पहुंचता रास्ते में ही है। आपको ये बुक कहाँ से मिली? जंगली बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना पावरफुल कैसे हुआ, तुमने क्या सुना है? गिन बोलता है, काफी सारी कहानियां सुनी है कि आपके माइंड में एक बार गॉड आए थे, उन्होंने आपको सब कुछ सिखाया। ये सुनने के साथ जंगली इसी कहानी को आगे बढ़ाता है। वो कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, मुझे सब कुछ गॉड ने सिखाया है, और उसी गॉड ने मुझे ये बुक भी दी है। इसमें तो काफी सारी स्किल्स सीखी हुई है जो कि तुम सीख सकते हो। गिन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो सीखना चाहता हूँ, लेकिन इनमें से मैक्सिमम स्किल्स तो मेरे को पहले से आती है, और कुछ जो बची हुई स्किल्स है वो बहुत ज्यादा इजी है, उनको सीखना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे बिल्कुल भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। यही कहते हुए इस बुक को दोबारा से चेंगली को पढ़ने लगता है। चेंगली सोचता है, ये क्या हुआ, इसने मेरे को मना कर दिया। तभी अगले सेकंड उसे स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इसको एक नई स्किल आ चुकी है जिसका नाम है आर्मी ट्रेनिंग इन्फिनिटी ब्लेड। और इसी के साथ चेंगली चौंक जाता है। सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसने केवल बुक को पढ़ा है और बुक को पढ़ने के साथ में ये स्किल को सीख गया। क्या सच में इसकी लर्निंग क्षमता इतनी शानदार है, कितनी तेजी से सब कुछ सीख सकता है? इसके बाद वहां जाने लगता है। जाते हुए सैंड बोलता है, अपनी टेक्निक्स को और मुझे शानदार बनाओ, इसे और शार्प करो। मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ सीखने के बाद में यार जो बाकी लोग हैं उन सभी को भी सब कुछ सिखाओ। गियोन तुरंत इस बात के लिए भाग देता है। इसके बाद हम चंगली को टोटल गेट के पास में देखते हैं। तभी बटलर भागते उसके पास में आता है। उससे कहने लगता है, मास्टर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, आप कहें तो मैं आपको बताऊं। चेंगली कहता है, ऐसी बातें तो रहने दो, मुझे जानने में इंटरेस्ट नहीं है। बटलर बोलता है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए, प्लीज जल्दी से आप मेरे साथ में चलिए। चेंगली कहता है, ऐसी बात है, मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा, तो ऐसा करो तुम अकेले चले जाओ, और तुम्हें जो कुछ भी डिसीजन लेना है वो तुम ले सकते हो, मुझे पता है तुम्हारा डिसीजन एकदम ठीक होगा। बटलर कहता है, लेकिन चीफ आपको जो प्रूव कम से इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ज्यादा बड़ी है। जी कहते हुए बटलर काफी परेशान भी होता है। इसके बाद हम शाम को मैन को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अपने उस एल्डर की कब्र के पास में बैठा हुआ है। उसको देखते हुए कहने लगता है, एल्डर आपके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, वैसे तो जो आपके साथ में हो रहा है वो मेरे साथ में जो हो रहा है उससे तो बेहतर ही है। आपकी मौत हो गई, आपको वो सब कुछ झेलना नहीं पड़ रहा जो कि मैं झेल रहा हूँ। अपने साथियों को इस तरह से गुलामी करता हुआ देख रहा हूँ। लू फैमिली पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हम लोग यहाँ पर एक गुलाम से नीचे दर्जे का काम कर रहे हैं। कुछ लोग बैंडिट्स साथ में लगे हुए हैं। बैंडिट्स हमें ऑर्डर दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से लू फैमिली अपने पतन की तरफ आगे बढ़ रही है, और अब यहाँ से मुझे ऐसा लगता है लू फैमिली की पूरी कमान मुझे अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी। किसी भी तरीके से लू फैमिली को दोबारा से उसकी रेस्पेक्ट दोबारा से दिलानी पड़ेगी। यहाँ से अब मैं खुद लू फैमिली की कमान संभालूंगा, और इसके अलावा लाइलिन शादी करूंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता लाइलिन किसी और के साथ में किसी भी तरह की रिलेशन बनाए। इन बैंडेड शादी तो बिल्कुल भी नहीं। किसी बैंडेड शादी करे इससे अच्छा तो वो वैसा होगा कि वो मुझसे शादी कर ले, और अगर किसी भी तरीके से लाइलिन की शादी मुझसे नहीं हो पाती है तो मैं उसकी शादी किसी और के साथ भी नहीं होने दूंगा। मैं सबको खत्म कर दूंगा। ये पूरा विलेज, टोड विलेज, इसके अलावा जो कुछ मेरे को दिखाई देगा वो सबके साथ यहीं पे खत्म हो जाने वाला है। जो कि तो मैंगबोच तो गुस्से में होता है, अपनी स्वॉर्ड को इधर से घुमाना शुरू कर देता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि पत्थर टूटने लगे। यहाँ पर हर एक पत्थर की जगह पर वो लाइलिन को इमेजिन कर रहा होता है, और उसके ऊपर अटैक करता जा रहा है, क्योंकि लाइलिन ही इकलौती वो लड़की है जिसकी वजह से मैंग यहाँ पर टिका हुआ है। और इसके अलावा मैंग को ये भी लगता है कि लाइलिन वो पहली लड़की है, लू फैमिली की वो पहली लड़की जिसने इन बैंडेड के दिन तक को स्वीकार किया था। अगर वो मना कर देती तो लू फैमिली भले मरते मर जाती, लेकिन उनमें से कोई भी इन बैंडेड से ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हानि करता। ये सोचते मैं गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। वो इन पत्थरों के अटैक करता जाता है। तभी एकदम से एक टाइम ऐसा आता है उसकी स्वॉर्ड पूरी तरह टूट जाती है, और स्वॉर्ड के इस तरह टूट जाने के बाद में उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। इतना होश में आकर वो देखने लगता है आसपास सब कुछ क्या चल रहा है। उसको ऊपर की चर्चे की आवाज से देती है। कोई कहने लगता है, ये शो तो काफी शानदार था, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कहते हुए काफी सारे लोग इस जगह पहुंच जाते हैं, और इन लोगों के कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है ये सारे बैंडिट्स है। इनमें से एक बंदा जो कि इनका लीडर है वो मैन की तरफ एक बैंडिट को फेंकता है। उसे कहने लगता है, तुम्हारी स्किल काफी शानदार है, और स्किल को देखते हुए जिससे लगता है तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। जैसे नॉर्थ में हमारा ग्रुप है जिसका नाम है बारबेरियन डिवीजन। इस बैंडिट को लेकर उनके पास में जाना, वो तुम्हें जरूर से अपने ग्रुप के साथ शामिल कर लेंगे। हमारे ग्रुप के साथ शामिल होने के बाद में तुम्हारी स्किल काफी ज्यादा काम आएगी, और तुम खुद भी काफी ज्यादा स्किलवान बन जाओगे। हमारा ग्रुप तुम्हारी पावर को बढ़ाएगा, और इसके अलावा तुम्हारी आंखों में मुझे एक बदला दिखाई देता है। इस बदले में भी हम तुम्हें मदद कर सकते हैं।
इस टाइम पर इस लीडर के साथ वाले बंदे से बोलने लगता है, मुझे लगता हमें इसको ये मौका देना चाहिए, अगर ये वहां पर चला गया तुम्हारी लोकेशन लीक हो सकती है। लीडर कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसको मौका दे दिया है, इसकी स्किल मुझे काफी सही लगती है और अगर किसी तरीके से इसने हमारे साथ में कोई भी धोखा करने की कोशिश की तो हम देख लेंगे। ये कहने के साथ में ये सारे गुंडे यहाँ चले जाते हैं। इन्होंने पेंडेंट यहीं चीरों पटक दिया है। इसे देखते हुए मैंग अगले सेकंड सोचता है, टोड विलेज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, आज से मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूँ। मैंने एक नए क्लेन को ज्वाइन कर लिया है और अब जब मैंने नए क्लेन को ज्वाइन कर लिया है तो पुराने क्लेन को खत्म करने का टाइम हो चुका है। ये सोचते हुए उस पेंडेंट उठाता है, आखिरी बार उस कब्र की तरफ देखता है और फिर दोबारा से टोड विलेज के अंदर लौट जाता है। यहाँ पर वो सीधे स्टोरेज में आता है। यहाँ पर इस जगह पर टोड विलेज ने अब तक जितना भी कुछ भी कमाया है वो सब कुछ रखा हुआ है। इसको देखते हुए बोलने लगता है ये सब कुछ अब नष्ट हो जाने वाला है। इसी के साथ वो इस जगह पर अपनी आग लगाता है। मैन की मशाल पूरी रेडी हो चुकी है। वो तुझे लगता है यहाँ से आग लगाने की बात है, मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा, इस तरीके से मैं अपना थोड़ा बहुत बदलाव तो ले लूंगा। मुझे पूरा यकीन है इन लोगों को इस आग को बुझाने में काफी लंबा टाइम लगने वाला है। ऐसा भी हो सकता है ये पूरा टोड विलेज आज के आज जल्द खत्म हो जाए। यही सोचते हुए मैन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल होती है। इस टाइम पीछे की साइड से एक और रोशनी जगह पर दिखाई देती है। मैन जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पीछे की साइड में काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। चेंगली भी यहाँ पर पहुंच चुका है और साथ में और भी बाकी सब लोग। लाइलिन भी इस जगह पर है। चेंगली कहता है तुम्हें यहाँ पर आग लगाने की परमिशन किसने दी? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम गलत काम कर रहे हो? जल्दी से सारे सोल्जर्स एक्टिवेट, ये यहाँ से भागना नहीं चाहिए। इसी समय मैंग अपनी तलवार निकालकर जोर से चेंगली पर अटैक कर देता है। चेंगली भी इसकी जॉब है अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अब इसी के साथ में इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी तेज अटैक कर रहे होते हैं और फाइट को देख ऐसा लग रहा है तो भी एकदम बराबर क्या है। मैंग चेंगली से बोलने लगता है मैंने बचपन से कैसे लड़ाई लड़ी है, मैं तुम्हारी तरह किसी के पीछे छुपता नहीं हूँ। चेंगली अपने साथी को बुला लो, अगर तुम अपने साथी को नहीं बुलाया तो आज तुम मेरा तो से मारे जाओगे। ये कहते हुए मैंग अपने कैसे अटैक करने के बाद में अपने स्वॉर्ड को एक बार बहुत जोर से घुमाता है। चेंगली पीछे तो कूदकर अटैक को डॉच करता है और साथ में ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि चेंगली इस फाइट के अंदर थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। तभी क्विनमैन इस फाइट में कूदता है, चिल्लाते बोलने लगता है चीफ अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस फाइट को मैं संभालता हूँ। चेकी तो अपने स्पीयर से मैंग के ऊपर जोर से मारता है और मैंग इससे बचने के कुछ कर नहीं पाता। क्विनमैन सामने से कुछ भी नहीं जल्दी, उसके मुंह से काफी सारा खून बहने लगता है और वो उछल के इन बोरे में टकरा जाता है। उसकी बॉडी अभी पूरी तक कांप रही है। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी वो यही सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस जगह मर नहीं सकता हूँ, मेरे पास में बदले के लिए काफी कुछ है, मेरे को अपनी जिंदगी के अंदर काफी कुछ करना है, मैं इन सभी को खत्म कर देना चाहता हूँ और अगर इस तरीके से मेरी मौत हो गई तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये मेरे लिए कब शर्म की बात होगी, मैं अपनी रेस्पेक्ट के लिए लड़ाई करता हूँ और अब इस तरीके से बिना रेस्पेक्ट के मर जाना ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं किसी भी हालत में इस जगह पर तो मर नहीं सकता हूँ। यही सोचते हुए मैं दोबारा से एक फाइटर की तरफ खड़ा हो जाता है। वहाँ पे पड़ी हुई एक बोरी को जोरों उछाल देता है। इस यात्रा पर धूल जाती है, सबकी आंखों में भर चुकी है, किसी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसी टाइम पर मैन के लिए मौका है यहाँ से भागने का। इसका वो सही फायदा उठाता है, तेजी से भागना शुरू कर देता है। लेकिन इस टाइम पर मैन के लिए भागने की कोई जगह है नहीं। टूड विलेज के सारे रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। उसकी खुद की फैमिली के लोग उसे ढूंढ रहे हैं क्योंकि सब कुछ समझ में आ चुकी है। अगर यहाँ पर मैन जो कुछ करना चाहता था वो स्टोरेज में आग लगाने के बारे में सोच रहा था, अगर वो इसमें कामयाब हो जाता तो इस सबके सब मारे जाते। इनके उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता और ये बात भी सब जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट खाना होता है और जो भी खाने को प्रोटेक्ट करेगा पहले उसको प्रोटेक्ट करके उसे खत्म कर देना चाहिए बिना ये देखे कि वो किस फैमिली का है। यही सोचते हुए सबके सब कुछ गुस्सा होता है, किसी भी तरीके से वो मैंग को खत्म कर देना चाहता है। इसके बाद में हम इस जेल के अंदर डुमाओ को देखते हैं जो किस टाइम पर सोच रहा है ये सब किस तरह की आवाज आ रही है, बाहर क्या चल रहा है। डुमाओ को पूरी तरह अंदाजा नहीं हुआ है कि क्या हुआ है, लेकिन उसको एक चीज समझ में आ चुकी है कि बाहर कोई खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली है। इसी समय एक बहुत जोर से चीख सुनाई देती है। हम इसी समय इस विलेज के बाहर सीन देखते हैं कुछ सेकंड पहले का, जहाँ पर एक सोल्जर खड़ा होता है जो कि किस तरह से मैंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मैंग इस टाइम पीछे साइड में छुपा हुआ है, उसकी इस विलेजर की नजर पड़ चुकी है। ये विलेजर इसी की फैमिली का है लेकिन वो बिल्कुल देर नहीं दिखाता। मैंग उछल के इस बंदे को जोर से अटैक करके उसको जान से मार देता है और इसी की जोरदार चीख सुनाई देती है। ये चीख क्वीनमैन ने भी सुन लिया। वो चिल्लाते बोलता है वहाँ उस तरफ जहाँ पर प्रिज्म है और ये सुनने के साथ में चेंगली बुरी तरह घबरा जाता है। वो कहने लगता है ये क्या हुआ, वो प्रिज्म की तरफ क्यों जा रहा है, कहीं तो नहीं वो वहाँ पर डुमा को रिलीज करने की कोशिश कर रहा हो, जल्दी से उसको प्रोटेक्ट करो किसी भी तरीके से। अगर उसने डुमा को रिलीज कर दिया तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आ जाएगा, वो एक मॉन्स्टर है। वैसे अब इस सब के अंदर थोड़ी देर हो चुकी है, मैंग के हाथों चाबी लग चुकी है। वो प्रिज्म की तरफ एंटर करता है। डुमा अंदर की साइड बैठा हुआ है, उसे देखते ही बोलता है क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो? तुम्हारी आंखों को देखकर बिल्कुल वैसा नहीं लगता। मैंग बोलता है तुम्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है, मैं यहाँ पर तुम्हें फ्री करने के लिए आया हूँ, हमारे बीच में केवल एक डील होगी, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे, इसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। यहाँ से हम दोबारा से प्रिज्म के बाहर का सीन देखते हैं। प्रिज्म की डोर पूरी तरह लॉक हो चुका है, अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता। चेंगली यहाँ पहुंच चुका है। इसके बाद पता चलता है वो गार्ड जो कि इस प्रिज्म के बाहर था वो भी जिंदा है। मैंग ने उसके ऊपर ज्यादा ब्रूटल अटैक नहीं किया था और अब तो ये होश में आ चुका है। चेंगली को सोच बताने लगता है कि किस तरीके से मैंग ने उसके ऊपर अटैक करके उसे चाबी छीन के अंदर चला गया और अंदर से खुद को लॉक कर लिया। ये कहानी चली रही होती है तो प्रिज्म में गेट टूटता है। गेट तोड़ते हुए डुमाओ बाहर आता है। उसको देखने साथ में सबसे डर जाता है। डुमाओ इस टाइम पे बिल्कुल घबराया हुआ नहीं है, उसके सामने काफी सारे लोग हैं जिनसे उन्हें फाइट करनी है, लेकिन फिर भी बिल्कुल डरा नहीं होता है। चिल्लाते हुए बोलने लगता है चेंगली देखो मैं आ गया और अब तुम खत्म होने वाले हो, मैं बाहर निकल चुका हूँ और अब मैं फ्री हूँ। मैं तुमसे कहा था ना अगर किसी तरीके से इस जेल से बाहर निकल गया तो तुम्हें मार दूंगा। इस धमकी को सुनकर चेंगली बहुत ज्यादा घबरा जाता है। चिल्लाते हुए अपने सरसाथियों से बोलता है सबके साथ पीछे हट जाओ, कोई भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगा, मैं नहीं चाहता मुझे तो कोई मारा जाए।
अगर कोई इसके पास में गया तो ये तुरंत ही उसे जान से मार देगा। डूमाओ कहता है बहुत अच्छे, तूने बिल्कुल ठीक पहचाना। अगर कोई मेरे पास में आया तो मैं उसको जान से मार दूंगा, लेकिन मैं भी तुम्हारे पास में आकर तुम्हें जान से मार सकता हूँ। ये कहते डूमाओ उस जेल गेट को और भी बुरी तरह तोड़ने लगता है। उफरा के बोलता है पिछली बार जब हमारी फाइट हुई थी उस टाइम मैं नशे में था तो ठीक से फाइट नहीं कर पाए, लेकिन इस बार मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी ताकत कितनी ज्यादा है। ये कहते हुए वो उस गेट को उठा लेता है। इसके पास में अपन के नाम पर कुछ और है तो नहीं, तो इसलिए गेट का यूज करने वाला है। इस टाइम पर क्वीनमैन अपने स्पिरिट के साथ में से जोर से अटैक करता है। डूमाओ इसी गेट से अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फाइट आगे बढ़ती है। क्वीनमैन को दोबारा से डूमाओ पे अटैक करने का मौका मिलता है। इस बार वो उसके पांव पे अटैक करता है। डूमाओ उछल के इस बार अटैक को डॉच कर लिया है। उसने इतनी बारी गेट उठा रखा है और इस गेट को लेकर वो काफी ऊंची जंप लगा लेता है और फिर इस गेट से जोर से क्वीनमैन के ऊपर अटैक करता है। क्वीनमैन साइड में करैक्टर को डॉच कर लेता है। इसी से हम देखते हैं चेंग ली ने इन्हें कुछ सेकंड के अंदर अपने काउंसिल आर्चर्स को यहाँ पे रेडी कर लिया है। वो चिल्लाते हुए डूमाओ से बोलता है डूमाओ वहीं पे रुक जाओ वरना अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर कई सारे छेद कर दिए जाएंगे। क्वीनमैन जल्दी से पीछे हटो, आर्चर्स तैयार, अटैक। चेंग ली की तकनीक के साथ में जितने भी आर्चर्स होते हैं वो सबके सब अपने एरोस को फायर करना शुरू करते हैं। डूमाओ ने अपने पास में जो गेट था अब उसको एक शील्ड की तरह ले लिया है। सारे एरो केवल उसके ऊपर टकरा कर रह जाता है। डूमाओ बच जाता है, लेकिन ये टेक्निक केवल कुछ सेकंड के लिए काम करती है। एरो चारों तरफ से आ रहे हैं और ये शील्ड पूरी तरह से उसे बचा नहीं सकती। कुछ तीर सीधे आकर उसके मुंह पर टकराने लगता है, मुंह के ऊपर कट लगने लगा है। इसी के साथ में डूमाओ को के साथ जाता है। यहाँ पर इस तरीके से इतने सारे लोगों से एक साथ लड़ना एकदम बेवकूफी होगी, उसे ऐसे पीछे हटना पड़ेगा। वो मैंग से कहता है पीछे हटते रहो। इसी समय अचानक से मैंग को कुछ होता है, उसका काफी सारा खून बह चुका है, इससे वहीं पे बेहोश जाता है। डूमाओ उसे संभालता है और पीछे तरफ हटना शुरू कर देता है। चेंग ली की सारी सिपाही थे जिसको पीछा कर रहे हैं, लेकिन चेंग ली को ये भी ऑर्डर दे रखा है कि उससे ज्यादा पास में जाने की कोशिश मत करना, एकदम सही मौका देखकर ही उस पर अटैक करना और साथ में किसी भी तरीके से उसे माउंटेन से बाहर निकलने से रोकना है। लेकिन डूमाओ के सामने इससे कुछ काम नहीं करता। वो किस तरह किस तरीके से टोटली से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। उसके पांव के अंदर एक तीर लग चुका है, लेकिन फिर भी वो किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। उसने मैंग को बिठा रखा है लेकिन अपनी शील्ड छोड़ दी है। अभी भी वो माउंटेन पर ही है, रात का समय है। वो माउंटेन पे आगे बढ़ता जा रहा है। आगे की तरफ एक क्लिफ का एरिया है, इनके पास में आगे बढ़ने के लिए कोई भी जगह नहीं है। इस टाइम तक मैंग को भी हो चुका होता है। चेंग ली इसके ठीक पीछे है। वो इनसे बोलने लगता है डूमाओ तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, हमें ज्वाइन कर लो। अगर तुम हमें ज्वाइन कर लोगे तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो कि तुम चाहते हो। खाने के लिए काफी कुछ, मीट, शराब, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो सब कुछ हम तुम्हें देंगे, लेकिन बस इसके बदले में तुम्हें भी ज्वाइन करना पड़ेगा और हमारे साथ में लॉयल रहना पड़ेगा। डूमाओ कहता है चेंग ली तुम्हारी ये टेक्निक मुझ पर काम नहीं करेगी। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई जानवर हूँ जो खाने की जैसे तुम्हारे दिन तक को स्वीकार कर लूंगा? ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तुमसे लड़ता रहूंगा और जब मर जाऊंगा तब भूत बनने के बाद भी तुमसे लड़ता रहूंगा। मेरी आत्मा भी तुमसे फाइट करेगी। और अब ये सुनने के साथ में चेंग ली अपना सर पकड़ लेता है। वो समझ जाता है ये बंदा बहुत जिद्दी है और इससे बातों में किसी तरह जीता नहीं जा सकता। ये बंदा नहीं मानेगा। वो चिल्लाते हुए बोलता है लियू भाई अब तुम ही सामने आओ, तुम भी इससे बात करो और इसे कन्विंस करने की कोशिश करो। हमारी बातों को ये बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है। इस टाइम पर लियू भाई आगे बढ़ता है और लियू भाई को देखने के साथ में डूमाओ जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था उसके चेहरे के ऊपर एकदम डर के भाव दिखाई देने लगता है। लियू भाई आगे बोलता है डूमाओ तुम्हें किसी से फाइट करने की जरूरत नहीं है, एक अच्छे इंसान बन जाओ। बुरा बनने का क्या फायदा है? तुम अगर किसको मारोगे तो तुम ये समझ लो तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जो कि तुम्हें नरक की तरफ लेके जाएगा, लेकिन वही अगर तुम किसी की मदद करोगे तो वो चीज तुम्हें हेवन की तरफ लेके जाएगी। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बात को सुनो, हम दोनों बैठ के अच्छी तरह से बात करते हैं। लियू भाई जैसे जैसे ये सब कुछ कहता जा रहा है डूमाओ गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जाता है। वो एकदम से इतना पागल हो जाता है कि मैंग को अपने हाथ में लेकर उसी पहाड़ से नीचे तो कूद जाता है। चेंग ली और बाकी सब केवल उसको देखते रह जाते हैं। कुछ लोग बोलने लगते हैं ये पहाड़ी तो बहुत ज्यादा गहरी है, अगर इसी तरीके से वो एकदम नीचे तक जाए गिरे तो तुरंत ही उनकी मौत हो जाएगी। लियू भाई कहता है ये क्या हुआ? मैं तो नॉर्मली से बात कर रहा था, वैसे बात करने से अच्छा वो वहां से नीचे कूद गया, ऐसा क्यों? चेंग ली बोलता है क्योंकि तुम्हारी बातों के अंदर जहर है और वो जहर बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे अच्छा वो नीचे कूद गया। वैसे वो कब ताकतवर है, एक फाइटर है, अगर यहाँ से गिरने के बाद अगर बच जाता है तो ये मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। क्वीनमैन बोलता है कैसा रहेगा मैं खुद जाकर नीचे चेक करूं कि वो जिंदा है या मर गया, एक स्वॉर्ड को अपने साथ में ले जाऊंगा। चेंग ली कहता है नहीं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर वैसे भागना चाहता है तो उसे भागने दो, अगर मर जाएगा तो भी बढ़िया है, अगर जिंदा रहता है तो भी बढ़िया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है अगर वो जिंदा बच जाएगा तो जरूर से उससे हमारी मुलाकात दोबारा से होने वाली है। वो कभी न कभी हमसे दोबारा मिलेगा, इस दुनिया के अंदर हम दोनों की टक्कर जरूर से होगी। चेंग ली के इतना कहने के साथ में जितने भी लोग इस जगह पर होते हैं वो सब किस चले आते हैं। चेंग ली अकेला एंड तक इस जगह पर रुकता है। इसी समय स्नोफॉल शुरू हो जाती है। इस देखो चेंग ली बोलता है इस साल की ये पहली स्नोफॉल है, लेकिन कुछ ज्यादा जल्दी आ गई। इस स्नोफॉल का मतलब है सर्दियां अब अच्छी तरह शुरू हो चुकी है। यहाँ से अगले दिन हम टोड विलेज सीन देखते हैं। जितने भी लोग विलेज के अंदर रहते हैं वो सभी तरफ भगदड़ मचा रखे हैं क्योंकि यहाँ पर कब ज्यादा स्नोफॉल हुई है, घरों के ऊपर स्नोफॉल जम चुकी है और घर इतने मजबूत नहीं है, उनमें से आवाज आने लगी है। लोग चिल्ला रहे हैं अपने घरों के ऊपर से बर्फ हटाओ, इससे पहले घर ढह जाए। इसी तरह की चहल पहल पूरे विलेज के अंदर दिखाई दे रही है। अब तो विलेज के अंदर काफी सारे लोग रहने लगे हैं। चेंग ली देख देख के खुश हो रहा होता है। वो खुश होते हुए लाइलिन से बोलता है देखो कितना शानदार मौसम है, सर्दियां शुरू हो चुकी है, मेरे को सर्दियां बहुत पसंद है। यही बात करते हुए सेंग जी के पास में पूछते हैं। सेंग जी इस टाइम पर चाय पी रहा है। वो चाय पीते बोलने लगता है काय का अच्छा मौसम, सर्दियां बहुत ही बेकार मौसम होती है,
चंगली बोलता है कारण बताओ। इसके बाद में सेंगजी कैसे कारण करने लगता है। वो कहता है सबसे पहली चीज हम यहाँ पर फसल नहीं उगा सकते, हमने जितनी फसल अब तक उगाई है वो सही से नष्ट हो जाएगी, जब तक गर्मी आएगी तब तक उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। इसके बाद में सेकंड रीजन पूरे रास्ते के अंदर बर्फ जम चुकी है, तो इसका मतलब आज यहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं गुजरने वाला। आज तो क्या पूरी सर्दी में आसपास में कोई भी नहीं गुजरने वाला, यानी कि हम किसी को लूट नहीं सकते। सर्दियों के मौसम में माउंटेन के रास्ते बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, कोई भी यहाँ पर आता नहीं है। सेंगजी की कहने में चेंगली को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। उससे लगता है ये इसका मतलब ये काफी अच्छा मौका हो सकता है ब्लैक रॉक सिटी के ऊपर अटैक करने का। हम ब्लैक रॉक सिटी पर अटैक करके उनसे काफी कुछ लूट सकते हैं और वो हम पर अटैक करने के लिए आ नहीं पाएंगे। यही सोचकर लाइलिन से कहता है लाइलिन जाओ क्वीन मैन को बुला के लाओ, मुझे उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक अनाउंसमेंट करने का टाइम हो चुका है। चेंगली के इतना कहने के साथ में एक और मिशन शुरू हो जाता है। अपने खास लोगों को लेकर ये तेजी से ब्लैक रॉक सिटी की तरफ निकल पड़ता है। और यहाँ पर इस समय देखने से ऐसा लगता है चेंगली के साथ में लगभग 6 लोग हैं, सभी मेन लोग उसने साथ में ले लिए। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जब ब्लैक रॉक सिटी के रास्ते में होता है तब पता चलता है ये बंदा जो कि शराब बनाने में एक्सपर्ट है, इसको पोएट्री की काफी अच्छी नॉलेज है, तो इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बनती है। तभी उसे एक स्क्रीन डैश होती है जिसके ऊपर लिखा है तुम्हें एक और नया टास्क मिला है। इस टास्क में तुम्हें 10 फैमिली से लूटना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा अमीर हो। अब तक तुम 2 फैमिली लूट चुके हो, 8 अभी बाकी है। ब्लैक रॉक सिटी के अंदर भी एक बहुत अमीर फैमिली है जो कि बहुत ज्यादा घटिया है। अगर तुम उस फैमिली को लूट लोगे तो तुम्हारा मिशन कंप्लीट होगा और साथ में उनको सबक भी मिलेगा। ये सुनकर चेंगली सोचने लगता है यानी इसका मतलब हुआंग फैमिली में जो हमने अटैक करके वहां के 2 बंदे लाइलिन और मैंग को उठाकर अपने साथ में ले गए थे उसको भी शामिल किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों हुआंग फैमिली की संपत्ति थे, तो एक तरीके से हमने उनको लूटा था। इस तरीके से देखा जाए तो इन मिशन को कंप्लीट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हम 10 फैमिली को बड़ी से लूट लेंगे। यहाँ से हम ब्लैक रॉक सिटी जा रहे हैं, वहां भी मुझे थोड़ा अलग सा अंदेशा हो रहा है। ये सोचकर चेंगली क्वीन मैन को पास से बुलाता है, उससे पूछने लगता है क्वीन मैन यहाँ से ब्लैक रॉक सिटी कितनी दूर है। क्वीन मैन बोलता है लगभग 1 घंटे की दूरी पर। वैसे हम यहाँ से सीधे ब्लैक रॉक सिटी नहीं जा रहे हैं। ब्लैक रॉक सिटी के अंदर एंटर करने से पहले पास ही में एक मंदिर आएगा, एक बुद्धा टेम्पल, वहां पर हम कुछ देर आराम करेंगे और फिर उसके बाद में ब्लैक रॉक सिटी में एंटर करेंगे। चेंगली को क्वीन मैन का ये सुझाव काफी ठीक लगता है और फिर इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। सामने की तरफ टेम्पल दिखाई दे रहा है और टेम्पल के अंदर हल्की सी लाइट आ रही है, यानी इसका मतलब अंदर आग जली हुई है, कोई है जो कि अंदर बैठा हुआ है। और ये चीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इस मौसम के अंदर ये टेम्पल अक्सर ही खाली रहता है, अंदर कोई भी नहीं होता। तो क्वीन मैन चेंगली सवाल करने लगता है हमें क्या करना चाहिए, अंदर टेम्पल के अंदर पहले से कोई है क्या, हम अंदर जाएं या फिर कुछ और करें। चेंगली कहता है यहाँ पर आराम करने के लिए इससे अच्छी और कोई जगह मिल नहीं रही है, मुझे लगता है हमें जाकर चेक करना चाहिए वहां पर है कौन। इसके बाद में केवल चेंगली और क्वीन मैन दोनों इस टेम्पल के पास में आते हैं। चेंगली देरी तक एंटर करता है, क्वीन मैन को बाहर रुकने के लिए कहता है। जैसे ही लोग अंदर आते हैं वहां पहले से आग बुझ चुकी होती है, कोई भी वहां पर नहीं है। और इसका मतलब एक चीज क्लियर है, अंदर जो कोई भी था वो बुरी तरह डर चुका है और किसी से छुप गया है। चेंगली चिल्लाते बोलने लगता है जो कोई भी यहाँ पर है जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की स्टेटस नहीं दिखाना चाहता और इसके अलावा हम यहाँ पर लड़ने के लिए भी नहीं आए, तो शांति से बात कर लेते हैं। चेंगली कितना कहने के साथ में सामने तो जो बंदे छुपे हुए हैं उनको उसकी आवाज पहचान में जाती है। वो बंदा कहने लगता है अच्छा तो ये तुम हो चेंगली, देखो ये हम हैं बाओ। इस आवाज के साथ में उस जगह पर काफी सारे लोग दिखाई देने लगते हैं। ये सारे बैंडिट्स हैं, फ्लैंक टाइगर विलेज से बिलोंग करते हैं। फ्लैंक टाइगर विलेज से काफी सारे बैंडिट्स यहाँ पर छुपे हुए थे। और फिर इसके बाद में दोबारा से आग जला दी जाती है। ये लोग दोनों ग्रुप्स आपस में आके बैठ जाते हैं। इन दोनों के पीछे वैसे भी काफी अच्छी दोस्ती है, तो बातचीत शुरू हो जाती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन यहाँ पर दोनों ग्रुप भी बहुत ज्यादा चाहते रहे, इनमें से कोई भी अपने बारे में रिवील करना नहीं चाहता। जब कुछ देर तक सीक्रेट गेम चलता रहता है तब चेंगली खुद से बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे फ्लैंक टाइगर विलेज के अंदर खाना कुछ ज्यादा कम पड़ चुका है, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो ब्लैक रॉक सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए। तुम्हारी सोच इस जगह पर आकर केवल खाना लूटने की है और तुमने इतनी सर्दियों में इतनी मेहनत की है, यानी इसका मतलब तुम्हारी सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब है। बाओ बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो किसी भी तरह की खाने की कमी नहीं है। जी कहते हुए बाओ बहुत चिल्ला रहा होता है। इसका मतलब साफ है चेंगली ने जो कुछ प्रेडिक्ट किया है वो सब कुछ एकदम सही है। इस टाइम भागते हुए एक गार्ड अंदर की तरफ आता है, चिल्लाते हुए कहता है कोई और भी है जो कि यहाँ पर आ रहा है। और उसी के साथ में दोबारा तलवार निकल जाती है। बहुत चिल्लाते हुए कहता है आग बुझा दो, सब तैयार हो जाओ, शायद से हमारी फाइट होने वाली है, कोई और भी है जो कि इस तरफ आ रहा है। ये सब कुछ कहते हुए पूरे फ्लैंक टाइगर विलेज के अंदर जैसे हथौड़ी समझ जाती है। तभी चेंगली अकेला भाग की तरफ आता है और फिर सबसे कहता है शांत हो जाओ, कोई खतरा नहीं है, वो देखो वो कौन है। इसके बाद सबके सब शांत होकर देखते हैं। वहां सामने तरफ साइड लड़कियां हैं, ये वुल्फ लेडीज है जिनको ये वुल्फ लेडी खुद से लीड कर रही है। और सबकी तरह इनको भी पता है कि हम बाहर की साइड में ये बुद्धा टेम्पल है जहाँ पर आराम किया जा सकता है। ये सोचकर ये भी यहाँ पर आराम करने के लिए आ जाती है और जहाँ पर नजर पड़ती है चेंगली और बाओ के ऊपर। उन्हें देखकर कहने लगती है तुम दोनों भी यहाँ पर हो, यहाँ पर इतने बड़े बड़े 2 बैंडेड ग्रुप यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ मिनटों की बात में सभी ग्रुप आपस में अपने अलग हो जाते हैं। अपने अलग जाके बैठने के बाद में चेंगली अपना खाना पकाने लगता है। क्वीन मैन भी उसके साथ में ही है जो कि उसे थोड़ी सी वाइन ऑफर करता है। चेंगली कहता है नहीं अभी मेरा पीने का मन नहीं है, लेकिन बाकी सबको पिला देना। ये कितने चेंगली इस टाइम पर आग के ऊपर कोई चीज पका रहा है। ये देखकर बाबू बोलने लगता है ये तुम्हारे पास में क्या है, ये किस तरह खाने की चीज है, पहले कभी नहीं देखी। चेंगली कहता है ये एक बहुत स्पेशल ब्रेड है जिसके अंदर हमने मीट का भी यूज किया है, ये बहुत स्वादिष्ट होती है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस भी। वैसे तुम लोग इसमें खाने के लिए क्या है। इस टाइम वुल्फ लेडी एकदम शांत होती है, वो अपना कुछ खाना को एंजॉय कर रही है। बाओ को इस टाइम पर बहुत ज्यादा भूख लग रही है, लेकिन उनके पास में खाने के लिए कुछ खास चीजें नहीं है। लेकिन फिर भी ये ढींगे आगते कहने लगते हैं हमारे पास देखो ये क्या है, ये सूप है
जो कि कवचा शानदार है। बाव यहाँ पर क्लियरली झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, इनकी बनाई हुई चीजें एकदम घटिया है। तभी चेंगली चीज समझ जाता है, वो इनसे कहता है तुम चाहो तो हमारा खाना हमारे साथ में शेयर कर सकते हो, हम यहाँ पर काफी सारा खाना लेके आए, हमारे पास किसी भी तरीके से खाने की कमी नहीं है, तुम चाहो तो ले लो। चेंगली ने ये कहते हुए बाव की मन की बात छीन ली होती है। बाव और उसके साथ जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब चेंगली को देखने लगते हैं। चेंगली भी ने अपना खाना दिखाने लगता है और कहता है अब इससे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम लोग को भूख लग रही है, इस खाने को एंजॉय करो। इसी के साथ में बाव के जितने भी साथी होते हैं उनके मुंह से पानी बहने लगता है, वो तेजी से आगे तो बढ़ने लगता है। तभी एकदम से बाव बोलता है नहीं नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी सारा खाना है। ये किताब की बारी बाव के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, उसको कितनी भूख लग रही है और वो कितना जोर से इसके लिए हाँ कहना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया केवल अपने ईगो के चक्कर में। और चेंगली की बात पता चलती है, वो उससे कहने लगता है मुझसे तुम्हें इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है, ये सारी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त है, तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। बाव कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम तो मेरे काफी अच्छे दोस्त हो, अगर सच में मुझे भूख लग रही होती तो मैं खुद से तुमसे कह देता कि अपना खाना मुझे दो, लेकिन मुझे नहीं लग रही है। ये कहते बाव मन सोच रहा होता है बस एक बार और बोल दे, अगर एक बार भी तूने मुझसे दोबारा से पूछ लिया तो मैं तुरंत ही खाने के ऊपर टूट पड़ूंगा, मुझे इस टाइम बहुत तेज भूख लग रही है, प्लीज एक बार और पूछ लेना। लेकिन चेंगली ऐसा नहीं करता, वैसे कहता है ऐसी बातें तो कोई बात नहीं, हमारे पास काफी सारा खाना है, लेकिन हम खुद से उसे खा लेंगे। और ये सुनने के साथ में ही बाव और उसके सारे साथी इन सभी का मुंह उतर जाता है। वो सारे साथी आपस में बोलने लगता है ये सब कुछ बहुत गलत हुआ, हमारा लीडर तो बहुत ज्यादा वाहियात है, ये खुद तो अपने भाई के साथ तो सब कुछ खा लेता है, लेकिन हमें तो कभी कभी खाने का मौका मिलता है और वो भी इसकी वजह से छिन गया। याद भी नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम मीट कब खाया था, लेकिन आज जब आगे से ऑफर आया इसने मना कर दिया, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। ये कितने ये लोग बाव को बहुत बुरी बुरी गालियां बकरे होते हैं और बहुत ही खुश आके बाव को लेकिन सब कुछ सुनाई दे रहा है। उनसे चिल्लाते बोलता है मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, तुम सबके सब भुक्कड़ हो एक नंबर के, जाओ जाकर मेरे बैग के अंदर काफी सारा खाना है, जाओ खा लो, उसके अंदर काफी सारी कुकीज है जो कि तुम लोगों के लिए लेके आया था। बाव की इस बात सुनने के बाद भी ये सारे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, बल्कि बोलने लगते हैं वहां पर उनको देखो वो कितना अच्छा खाना खा रहे हैं और हमें अच्छे खाने के नाम पर क्या मिल रहा है कुकीज, वो कोई अच्छा खाना होता है क्या, आप जब देखो तब केवल बेकार से कुकीज पकड़ा देते हैं। इसी समय चेंगली जो कि अपना खाना कंप्लीट कर चुका होता है वो सेंगजी से बोलने लगता है सेंगजी मैं चाहता हूँ हमारे घोड़े जो इन्होंने इतना लंबा सफर तय किया है उनमें भी कुछ खिला दो तुम, वो अभी फिलहाल हमारी काफी मदद कर रहे हैं और आगे मिशन के अंदर भी उनको हमारी काफी मदद करनी पड़ेगी, मैं चाहता हूँ वो पूरे हष्ट पुष्ट रहे। सेंगजी बोलता है हाँ ठीक है। ये कहने के बाद में वो एक कुकीज का बैग उठा लेता है और वहां जाने लगता है। इस टाइम पर सामने की तरफ फ्लैंकटेगर विलेज के लोग कुछ कुकीज के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं, इन सभी को मुश्किल से एक एक ही मिल पा रही है। इसी समय बाव की नजर सेंगजी में पड़ती है, वो सब पूछने लगता है ये तुम इन घोड़ों को क्या खिला रहे हो। सेंगजी कहता है हमारे पास काफी सारी एक्स्ट्रा कुकीज थी, इन घोड़ों ने काफी लंबा सफर तय किया है तो इनको ट्रीट दे रहा हूँ, हम तो हमारे घोड़े को भी काफी अच्छा और काफी न्यूट्रिशियस खाना देता है। जिस उनको बाव जब इस तरीके से उन घोड़ों को वो कुकीज खाते हुए देखता है जो कि उनको इंसानों को तो खिलाने के लिए नसीब नहीं हो रही, वो उनको काफी ज्यादा शौक सा लगता है। वो सोचने लगता है इनके उसमें इतनी अमीरी है, अपने घोड़ों तक कोई कुकीज खिला रहे हैं और हम तो इंसानों को भी केवल एक ही खिला पा रहे हैं। बाव के साथी भी ऐसे सोच रहे होता है कि हमारी हालत तो इन घोड़ों से भी कई ज्यादा गई बीती है, इतना घटिया खाना हमें खाने को मिल रहा है और इन घोड़ों की तो ऐश है। उसके बाद में हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, सभी ग्रुप्स के लोग तेजी से इस टेंपल से बाहर निकलकर इस रॉक सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों में कहीं पे भी इनके लीडर शामिल नहीं है। तीनों ग्रुप्स ने अपने में कुछ लोगों को ब्लैक रॉक सिटी की तरफ भेजा है ताकि वो पता लगा सके कि ब्लैक रॉक सिटी के अंदर किस तरह का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ तीनों ग्रुप के लीडर अभी भी बुद्ध टेंपल के अंदर ही आराम से बैठे हुए हैं। चेंगली, बाव और वुल्फ्रेडी तीनों यहीं पर है। वुल्फ्रेडी को यहाँ पर इंतजार करते हुए एक शानदार आइडिया आता है, उसके अंदर कुछ डाइस है, वो आगे बढ़ते बोलने लगती है कैसा रहेगा हम इंतजार करते वक्त कुछ खेल लें, इस तरीके से हमारा अच्छा टाइम पास हो जाएगा। चेंगली बोलता है लेकिन इस तरह गेम के अंदर अक्सर ही कुछ न कुछ दाव पे लगाना पड़ता है, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं है। तभी वुल्फ्रेडी एक रोमांटिक अंदाज में चेंगली के पास में आती है और उससे कहने लगती है नहीं इस गेम के अंदर हम पैसों को नहीं बल्कि अपनी लाइफ को दाव पे लगाएंगे, मतलब ये कुछ इस तरह से होगा अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हारे लिए इस अपनी पूरी लाइफ के अंदर कोई एक चीज करूंगी, वहीं अगर मैं जीतती हूँ तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। चेंगली कहता है हाँ ये कुछ ठीक लग रहा है, मैं इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, चलो खेलते हैं। इस टाइम बाव बोलता है नहीं ये शायद बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम ऐसा प्रिटेंड मत करो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, अगर तुम्हें मुझे भी खिलाना है तो नियम थोड़े से बदलने पड़ेंगे। इस टाइम पर बाव का ये कहना काफी शानदार होता है क्योंकि उसने एक बहुत ही गलत नियम को बदल दिया है। अगर ये लोग इस तरीके से अपनी लाइफ की चीजों को दाव पे लगा देते तो काफी खतरनाक हो जाता, लेकिन बाव नियम बदल के रखता है कि इनके पास में लिमिटेड वाइन है, जो कोई भी गेम में जीतेगा उसको एक्स्ट्रा वाइन पीने का मौका मिलेगा। ये कहते हैं बाव की थोड़ी जीत करने के बाद में ये लोग इस नियम के लिए मान जाते हैं। गेम शुरू होता है और इस गेम के अंदर पूरी तरीके से ये वुल्फ्रेडी काफी शानदार लीड में होती है, इसने काफी ज्यादा शराब पी लिया है और बाकी दोनों लोग सूखे ही रह गए। इसी तरीके से कुछ देर के अंदर शराब खत्म हो जाती है। चेंगली सोचने लगता है अच्छा हुआ इस गेम के नियम बदल दिए गए थे, अगर गेम के नियम वही होते तो मैं बर्बाद हो जाता। और फिर कुछ और देर तक ऐसे खेलने के बाद में शाम हो जाती है। शाम को फाइनली ये सारे लोग जो कि ब्लैक रॉक सिटी की तरफ गए थे वो वापस लौटते हैं। सेंगजी इस टाइम पर बहुत ज्यादा खुश होता है, चेंगली से पूछता है सब कुछ कैसा रहा। सेंगजी कहता है बहुत शानदार, पूरी ब्लैक रॉक सिटी में घूम घूम के हमने एक शानदार नक्शा बनाया है जिसे आप देख सकते हैं सब कुछ कहाँ पर है। चेंगली उस मैप को देखने लगता है, ये मैप काफी शानदार है, वो कहने लगता है ये तो काफी शानदार मैप है, काफी अच्छी तरीके से और पूरी डिटेल के साथ में सब कुछ लिखा हुआ है। सेंगजी मुझे पता नहीं था तुम ये भी कर सकते हो।
सेंगजी कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है, मैंने ये नहीं किया। चेंगली कहता है अच्छा ऐसी बात है तो क्वीन मैन या फिर तुमने क्या ये तुमने किया है? ये कहते चेंगली अपने दोनों मेन फैक्ट्री तो इशारा कर रहा होता है, लेकिन ये काम इन्होंने भी नहीं किया है। वो बोलने लगता है हमने तो आज तक पेन को अपने हाथ में पकड़ा तक नहीं है, हमारे हाथ कांपने लगते हैं, हम ये काम कैसे कर सकते हैं? चेंगली कहता है फिर ये किया किसने? इतना काबिल कौन है हमारे ग्रुप के अंदर? इसी टाइम पर ये बंदा जो कि वाइन ब्रांड में एक्सपर्ट है, जैंग, ये आगे बढ़ते बोलता है ये काम मैंने किया है। असल में मैं जब अपने पेरेंट्स के साथ में था तब उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत पढ़ाई कराई थी, उसी का यूज करके मैंने ये सब कुछ बनाया। ये कहते जैंग को बहुत शर्म से आ रही होती है। चेंगली से कहता है बहुत अच्छे, हमारे ग्रुप के अंदर कोई तो है जो कि थोड़ा पढ़ा लिखा है, अब यहाँ से हमारी मंजिल तय हो चुकी है, हमारा रास्ता तय हो चुका है, हमें पता है हमें क्या करना है, तो फिर इस एडवेंचर को दोबारा शुरू करते हैं। ये कहने के साथ में दो लोग दोबारा से ब्लैक रॉक सिटी की तो बढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन बीत जाते हैं। ब्लैक रॉक सिटी के अंदर ये अच्छी तरह पहुंच चुके हैं, इन्होंने एक घर भी ले लिया है जहाँ पर रुक गए और अभी इस टाइम पर ये 3-4 दिन चेंगली की प्लानिंग क्या है। इस टाइम पर वो किसी भी तरीके से कोई मूवमेंट करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन एक दिन एक मूवमेंट दिखाई देती है। कुछ लोग भागते बंदे की तरफ आते हैं, ये फ्लैंकटगर विलेज के लोग हैं, इनके हाथ में कुछ पैम्पलेट्स वगैरह है। अंदर आते वक्त ये बंदा अपने लीडर बाओ से बोलने लगता है देखिए ये सब कुछ क्या है। असल में इस समय ब्लैक रॉक सिटी के अंदर ये तीनों ग्रुप्स के लीडर एक साथ में एक ही घर के अंदर रह रहे हैं। बाओ इस टेम्पलेट को पढ़ते हुए बोलने लगता है ये क्या बकवास टेम्पलेट है। असल में इस टेम्पलेट के अंदर लिखा हुआ है कि टोड विलेज का लीडर जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक, खूंखार और उस अपने साथ के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसने एक बहुत शानदार अनाउंसमेंट किया है। वो चाहता है गरीबों के साथ में अच्छा बिहेव किया जाए। इस वजह से इस सिटी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अमीर है, जो गरीबों का खून चूसते हैं, इसलिए उन लोगों को धमकी दी जाती है कि उस सभी लोग अपने पास जितना भी पैसा है, जितना भी उन्होंने ब्लैक मनी और गरीबों को लूट लूट के इकट्ठा की है, उस सारे को खर्च कर दे, उन सारे को गरीबों में बांट दे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर उनके ऊपर अटैक करके उनका सब कुछ उनसे लूट लिया जाएगा, उनको जान से मार दिया जाएगा, उनको सजा मिलेगी। इसी धमकी को इस टेम्पलेट के अंदर काफी शानदार तरीके से और काफी बोल्ड वर्ड्स में लिखा होता है। ये देखकर बाओ बोलने लगता है ये क्या बकवास है, क्या तुम पूरी सिटी को लूटना चाहते हो? और अगर तुम ऐसा करना भी चाहते हो तो ये सब कुछ छुपके करना चाहिए, एकदम शांति से। इस तरीके सबको बताकर धमकी देकर करने का क्या मतलब बनता है? चेंगली कहता है असल में मेरा प्लान कुछ और है, मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आया। बाओ कहता है पैसों के लिए नहीं आया, इसका मतलब क्या है? हम बैंडिट्स हैं, हम और किस चीज के लिए आएंगे? चेंगली कहता है और भी बहुत चीजें होती है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेरी रेस्पेक्ट। मैं यहाँ पर अपनी रेस्पेक्ट के लिए आया हूँ, एक फ्रेम के लिए। मेरे को ब्लैक रॉक सिटी के अंदर भी अपना एक काफी शानदार फ्रेम चाहिए। मैं चाहता हूँ ब्लैक रॉक सिटी के अंदर रहने वाला बच्चा बच्चा तक मेरा नाम जानता हो, उन सभी को पता हो कि टोड विलेज का लीडर कौन है और वो कितना खतरनाक है। यहाँ से हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ नकाबपोश लोग बैठे हुए हैं, इनमें से एक दूसरे बोलने लगता है आप देख सकते हैं ये सारे टेम्पलेट्स, इस टाइम पर पूरी सिटी के अंदर इस तरह के टेम्पलेट्स बैठे हुए हैं और काफी लोग डरे हुए हैं। दूसरा बंदा बोलता है वैसे क्या इसमें डरने वाली कुछ बात है भी, क्या ये टोड विलेज का लीडर कुछ खतरनाक है? पहला बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल ये बहुत खतरनाक है, इसके बारे में कई सारी कहानियां फैली हुई है। टोड विलेज का लीडर इतना खतरनाक है कि एक बार 1000 सिपाहियों की एक बहुत बड़ी सेना ने उसके विलेज को अटैक कर दिया था और उसने अकेले अपने दम पर पूरे विलेज को बचाया। अपने विलेज से कुछ 5-6 लोगों की मदद से पूरी सेना को खत्म कर दिया था। ये खबर एकदम सच्ची है क्योंकि वो जो सिपाही थे वो ब्लैक रॉक सिटी से बिलोंग करते थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ब्लैक रॉक सिटी के अंदर इसी तरह गलत अफवाह फैल रही होगी। दूसरा बंदा बोलता है जेनिस का मतलब एक बात तो पूरी तरह पक्की है, वो जो माउंटेन बैंडिट्स है वो बहुत ज्यादा चालाक है और उनके अलावा उनके पास जो स्किल्स है वो भी काफी शानदार है, क्योंकि ब्लैक रॉक सिटी की जो सेना है उसके अंदर काफी सारे एलिट सोल्जर्स है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें एकदम बकवास है। किसी माउंटेन बैंडिट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि ब्लैक रॉक सिटी के अंदर एंटर करके उसको इतनी बड़ी धमकी दे सके। लेकिन फिर भी अगर ये सच है, मैं एक बार जरूर से टोड विलेज के लीडर से मिलना चाहूंगा अपनी जिंदगी में। अगर मैं उससे मिल पाया तो बहुत बड़ी बात होगी। ये बंदा इतना कहता है कि तभी अगले सेकंड जैसे ऊपर वाला इसकी इच्छा को कबूल कर लेता है। इसके सामने तरफ चेंगली बैठा हुआ है जिसने की सारी बातों को सुन लिया है। वो चिल्लाते बोलने लगता है देखो ये सही हरकत नहीं है, तुम इस तरीके से टोड विलेज के लीडर की इससे इंसल्ट नहीं कर सकते। तुमने भी जो कुछ भी कहा इससे उसकी इंसल्ट हुई है। ये सुनकर इस बंदे के साथ वाले बंदा कब गुस्सा आता है, वो चिल्लाते हुए टक्कर आगे बढ़ता है। तभी दूसरा बंदे से रोकता है और फिर कहता है तुम इस तरीके से टोड विलेज के लीडर को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम उसको जानते हो? तुम्हारे साथ में कोई रिलेशन तो नहीं? चेंगली बोलता है नहीं कुछ खास रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं उसको थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैंने उसके बारे में काफी कुछ नाम सुना है, लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। वो कई तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, वो बहुत हैंडसम है, बहुत काइंड है और इसके अलावा उसकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई है। वो जाकर भी जाता है वहां पर खुशहाली फैल जाती है और इसके अलावा मेरे मन में उसके लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है जो किसी तरह से कम नहीं हो सकती। अगर मेरे सामने कोई उसकी इंसल्ट करेगा तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो बंदा बोलता है लेकिन मैंने तो उस लीडर के बारे में काफी सारी अजीब सी बातें सुनी है कि वो लोग इंसानों को खाते हैं और इसके अलावा किसी को भी अटैक कर देते हैं, बहुत ब्रूटल है, जो कोई भी आसपास में आता है उनको लूट लेते हैं। चेंगली कहता है तुमने ये सब कुछ सुना है और मैंने ये सब कुछ फील किया है, तो दोनों के अंदर फर्क है। अगर मैंने खुद से फील किया है तो इसका मतलब भी सही होगा। तुमने जो कुछ भी सुना है वो केवल रूमर्स है और रूमर्स तो इधर उधर फैलते ही रहते हैं। ये सारी बेकार की अफवाह है जो कि जबरदस्ती फैलाई गई है। ये सुनकर वो बंदा सामने से बोलता है तो यानी इसका मतलब तुम कभी न कभी एक बार साक्षात उससे मिल चुके हो, वो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ था। चेंगली अब की बार नहीं बोल देता है। वो बंदा बोलता है अरे अरे तुम्हारे साथ में कितना बुरा हुआ,
तुम जिस इंसान को अपना हीरो समझते हो उससे आज तक तुम एक बार मिल नहीं पाए। वैसे तुम्हें पता है ना उसके पास में टाइम बहुत कम है। इस बंदे का ये कहना चेंगली के लिए एक धमकी की तरह है और इस धमकी देने के बाद में ये पैसे देकर इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। चेंगली भी यहाँ पर अंदर ही बैठा हुआ है, इसको जाते हुए देख रहा है। तभी सिंजी बोलता है वैसे इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल भी ब्लैक रॉक सिटी से बिलोंग नहीं करते होंगे। इन्होंने जिस तरीके से अपने चेहरे को छुपा रखा था ये जरूर से किसी और सिटी से यहाँ पर अंदर आए। चेंगली बोलता है हाँ बिल्कुल, किस दूसरी सिटी से आए, ये जरूर से रिंग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। यही बात करते हुए चेंगली और सेंगजी भी दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। सेंगजी दोबारा से बोलता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आपको ये बात कैसे पता? चेंगली पूरे स्टाइल में कहता है मैं तुम्हारा लीडर ऐसे नहीं हूँ, मैं जब भी किसी को देखता हूँ उसकी पूरी कुंडली मेरी आंखों के सामने आ जाती है। यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है, हम सामने की तरफ एक शानदार पार्टी का सीन देखते हैं जो कि जिया फैमिली ने ऑर्गेनाइज की है अपने बेटे की शादी खुशी में। चेंगली के पास काफी सारा पैसा है लेकिन फिर भी कुछ चिंती हरकतें हैं जो कि वो छोड़ता नहीं है। अंदर एंटर करने के लिए इन्विटेशन कार्ड होना चाहिए, लेकिन जो ये गार्ड बार की तरफ खड़े हुए हैं इनको थोड़े से कॉइन दे दी जाए तो भी एंट्री की परमिशन दे रहे हैं। यहाँ पर ये गाड़ी बहुत ज्यादा भूखे रंगे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई बैंडिट भी अंदर घुस जाए अंदर जाकर मार्केट बचा दे, इनको मतलब नहीं है, इनको अपने पैसे मिल जाने चाहिए। चेंगली ने भी इस तरीके यूज करके अपने कब्जर साथियों को अंदर एंट्री दिला दी है। अंदर एंटर करते वक्त चेंगली इनसे को बताने लगता है जो क्वीन मैन है वो पहले से इस पार्टी के अंदर एंटर कर चुका है। सिंजी कहता है क्या कह रहे हैं आप, उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा इनाम है, वो इस तरीके से बिना मुंह को छुपाए अंदर एंटर कैसे कर सकता है? चेंगली कहता है क्या तुमने अभी तक हमारी तरफ देखा, हमने क्या अभी एक बार अपना मुंह छुपाया है, यहाँ पर हमें अपना मुंह छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी हमने 6 महीने पहले यहाँ पर कोई घटना की थी, उसको एक बहुत लंबा टाइम बीत चुका है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा होगा जो कि मेरी शक्लों को पहचानता होगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमारे ऊपर किसी तरह रिस्क नहीं आने वाला, इस पार्टी के अंदर हम शानदार एंजॉय करने वाले हैं। सिंजी कहता है अच्छा ऐसी बात है, अब तो बस आप देखिए हम किस तरीके से यहाँ पे एंजॉय करते हैं। ये के साथ में सिंजी तेजी से खाने के ऊपर टूट पड़ता है, तेजी से उसने मीट खाना शुरू कर दिया है। चेंगली से कहता है इस तरह से कैसे खा रहे हो जानवरों की तरह, क्या तुम्हें खाना पहले कभी खाने को नहीं मिलता, हम क्यों तुम्हें टोड विलेज के अंदर एकदम भूखा रखते हैं? सिंजी कहता है क्या कह रहे हो आप मुझे काफी अच्छा खाना खाने को देते हैं, लेकिन 3-4 दिन जो कि हम सफर में निकले हुए थे अब तक कभी भी हमें गर्म खाना खाने को नहीं मिला, आपने केवल ठंडा खाना खिलाया। और इसके अलावा ये जो खाना है इसकी क्वालिटी भी थोड़ी ज्यादा शानदार है, मेरे को खाने का बहुत मन कर रहा है। ये सुनने के साथ ही चेंगली समझ जाता है इनको समझाने कुछ फायदा नहीं है, इनकी आदतें खराब हो चुकी है और ये सुधर नहीं सकती। इसके बाद में वो लुबाई को देखता है, लुबाई की आदत भी सेम ऐसी है, उसने मेरे मुंह में खाना भर रखा है, इसके बावजूद भी जबरदस्ती और भी कौन सा खाना अपने मुंह में भरने की कोशिश कर रहा है। तो पीछे के साइड में कुछ गेस्ट बैठे होते हैं जिनका ध्यान इनकी तरफ जाता है, उनसे पूछने लगता है आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं, क्या उसके अंदर बिल्कुल खाना नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी सिटी के अंदर कोई अकाल पड़ा हो इस वजह से यहाँ पर आप खाना भरने के लिए आए ताकि अपने घर जाकर जुगाली करके अपनी फैमिली को खाना खिला सके। चेंगली से कहता है अपना वो बंद रखो और अपने काम से काम रखो, हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है, और ये तुम्हारे बाप का नहीं है जो कि हम तुम यहाँ पे खा रहे हैं। चेंगली का ये एक जॉब इन लोग का मुंह पूरी तरह बंद कर देता है और शायद से लोग सोच भी होते हैं कि अब लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन इसी टाइम पर दुल्हन करने का टाइम हो जाता है। सबका ध्यान दुल्हन की तरफ चला गया है और ऑब्वियसली इस दुल्हन ने अपना पूरा चेहरा ढक रखा है, कोई देख नहीं सकता इसकी शक्ल कैसी है। चेंगली को सोचने लगता है कितनी सुंदर लग रही है, काश मैं इसकी शक्ल देख पाता। वैसे अब तो इस तरह की बातें मुझे शोभा नहीं करती है, कुछ टाइम के अंदर मेरी भी शादी होने वाली है, मुझे इस तरीके से दूसरी लड़कियों की तरफ देखना नहीं चाहिए। इस टाइम पीछे सर से एक बोचर से आवाज आती है, कुछ चिल्लाते कहता है रुको, किसी भी हालत में ये शादी नहीं हो सकती, मैं इस शादी को होने नहीं दूंगा। इस बंदे का नाम जीका ही है और साथ में जो दुल्हन है वो भी इस बंदे को जानती है। कुछ सही चल रहा है, वो चिल्लाते कहने लगती है जीका तुम जहाँ पर, इसी के साथ बाकी लोग इसको देखते हैं, वो चिल्लाते हैं जीका तुम्हारी हिम्मत, जहाँ पर शादी के अंदर एंटर कर गए तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया गया था। वैसे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी है जो कि इस बंदे को ठीक से जानते नहीं है, वो सवाल करने लगते हैं ये बंदा है कौन। दूसरे लोग बताते हैं असल में इसका नाम लुओ जी काई है जो कि लुओ फैमिली से बिलोंग करता है। कुछ टाइम पहले तक लुओ फैमिली का जो शानदार थी, इसी वजह से इसकी और इस दुल्हन जो कि इसकी शादी होने वाली है इन दोनों की शादी आपस में तय की गई थी, लेकिन अब चूंकि लुओ फैमिली पूरी तरह खत्म हो चुकी है इस वजह से इस शादी के एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया। वैसे देखा जाए तो ये काफी तक ठीक भी है, बचपन में शादी तय की गई थी और अब जब लुओ फैमिली पूरी तरह खत्म हो चुकी है तो उसके बावजूद भी अपनी बेटी को इसको देखकर कौन अपनी बेटी की लाइफ को खराब करना चाहेगा। दूसरे बंदे बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो ये माजरा है, सुन के मजा आ रहा है, मुझे लगता है अभी तो और मजा आएगा। ये कहते हुए जितने मेहमान होते हैं वो सबके सब खुलेआम इस सारे शो को एंजॉय करने लगते हैं। ये बंदा जीकाई और जो झगड़ा करने लगता है, कुछ लोग इसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं इस तरीके से तुम शादी के अंदर एंटर नहीं कर सकते, यह बवाल मचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीकाई पूरी तरह पागल हो चुका होता है, वो चिल्लाते बोलता है ऐसे कैसे बवाल मचाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी दुल्हन है, मैं सिर्फ शादी करके रहूंगा, मेरे पास एक प्रॉपर मैरिज सर्टिफिकेट है जिसके अंदर लिखा हुआ है मेरी इसके अंदर शादी बचपन में तय कर दी गई थी, तो अब इसकी शादी किसी हालत में नहीं हो सकती, इसकी शादी मुझसे ही होगी वरना किसी से भी नहीं, मेरी शादी तो किसी बात में नहीं होने दूंगा। जी कहते हुए बंदा अपने पास से सर्टिफिकेट निकालता है, सबको दिखाने लगता है। इसी समय एक और बंदा जो कि अब सबको संभाल रहा है, ये शायद से दुल्हन का भाई है या फिर फादर, या फिर इसके अलावा इसने रेड रंग कपड़े पहने हुए हैं तो उसका ये दुल्हा ये चिल्लाते बोलता है
तुम्हारे सर्टिफिकेट की ऐसी की तैसी, इसको उठाओ और यहाँ से बाहर फेंको। इस आदमी को दोबारा से मेरी शादी के अंदर कहीं पे भी देखना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता इसके ऊपर कभी भी दोबारा से मेरी दोबारा नजर पड़े। कि सुनी साथ में कुछ लोग इसको उठाकर भागी तक फेंकने लगता है। ये बदल चिल्लाते बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, शादी तो किसी हालत में नहीं होगी। ये सुनने के साथ में ये लोग जो कि अब तक इसको शांति से उठाकर भागी तक फेंक रहे थे, एकदम से गुस्सा जाता है। वो इसको पीटना शुरू कर देता है, जोर जीन पटकते हैं और सबको लगातार जीन पटकते ही जाते हैं। इसके मुंह से खून में लगता है। उफरा के बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम शादी रोकोगे, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। यार तुम्हें पता है ना, तुम यहाँ पर हमारी शादी के बीच में हो। ये जिसकी शादी हो रही है ये जिया फैमिली से बिलोंग करता है। तुम्हारी हड्डियां टूट जाएगी, तुम्हारी बॉडी का पूरी तरह चूरा कर दिया जाएगा और उसके बाद में चूरा कहाँ उठ जाएगा कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसी समय एक बहुत बड़ी बात रिवील होती है। जीका चिल्लाते बोलता है, जिया वो यानी कि वो बंदा जो कि शादी के अंदर दूल्हा है और जिसने रेड रंग के कपड़े पहने हुए थे, तूने मेरे साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है। मैंने तेरे को बचपन से सब कुछ बताया कि किस तरीके से मिस लैन के साथ मेरी शादी होने वाली है और मैं उसको कितना पसंद करता हूँ, लेकिन तूने चेक किया। तू चाहता था शादी के सबसे ज्यादा नाचे, लेकिन तूने तो खुद ही इसके साथ शादी कर ली। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तूने एक दोस्त छाती में इस तरह छुरा घोपा है। जिया वो एक दोस्त के नाम पर तू एक बहुत बड़ा कलंक है। अपने दोस्त के साथ में इस तरह से गद्दारी करना, क्या तुझे लगता है इसके बाद में तुझे कभी भी क्षमा मिल पाएगी? नर्क में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी, तू बुरी तरह से मरेगा, तेरे को कीड़े पड़ेंगे। ये कि तो बंदा ही सिखाई जिया वो को बहुत बुरी बुरी गंदी गंदी गाली दे रहा होता है। उसको जितनी भी गाली मन में आती है वो सारी गाली उसको दे देता है। इस टाइम दुल्हन भी चलने लगती है। जीकाई बस शांत हो जाओ, इतनी गंदी गालियां मत दो। और ये कहते हुए दुल्हन रोना शुरू कर देती है। सब कुछ इस दुल्हन की वजह से हो रहा है। दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई। जिया वो चिल्ला कहता है, मिस लैन ये आप क्या कर रही है? आपको रोने की जरूरत नहीं है और इस इंसान की बातों को सुनकर तो बिल्कुल भी नहीं। और तू मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर में कहीं दिलो दोस्ती, पीटो इसे, इसको तब तक मारो जब तक ये मर नहीं जाए। और जब ये मर जाए तो वनकुंड की अग्नि के अंदर इसको भी जला देना, इसकी बॉडी को पूरी तरह से राख बना देना। और अब इसी के साथ में इस बंदे की दोबारा से पिटाई शुरू हो जाती है। काफी सारे लोग इसके आसपास खड़े हुए हैं जो कि लगातार इसको पीटते जा रहे हैं। उसके आसपास भी काफी सारे लोग खड़े हुए हैं जो कि शो को आराम से एंजॉय कर रहे हैं। इनमें से किसी को भी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबने शादी को पूरी इग्नोर कर दिया है और सब देख रहे हैं कि किस तरीके से इस बंदे को पीटा जा रहा है। लिटरली यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनमें से किसी की भी नजर शायद दुल्हन दुल्हन के ऊपर है ही नहीं। सबके सब केवल इस बंदे को देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको पीटा जाएगा और कब ये मर जाएगा। वैसे अभी इस टाइम पर इस बंदे की लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बंदे के साथ में काफी कुछ बुरा हुआ है। लू फैमिली का था, लू फैमिली पूरी तरह खत्म हो गई, तो इस वजह से इसकी हालत भी खराब हुई और शादी टूट गई। फिर भी इस बंदे ने किसी तरीके से अपनी शादी को बचाने की कोशिश किया और अब इस तरीके से इसको इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है। जब ये पिट रहा होता है तब इसके हाथ में सर्टिफिकेट छूट जाता है। ये दोबारा से सर्टिफिकेट पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन इसको जाने नहीं दे रहे। लगातार पीटे जा रहे हैं, मुंह पर लात पर जाकर भी जगह मिल रही है, इसके मुक्के पड़ते जा रहे हैं। इसी समय दूल्हा जिसका नाम जिया हुआ है वो भी यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश करता है। उसके हाथ में डंडा है, वो आगे बढ़ते बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आए थे, मेरी वजह से शादी करने के लिए आए थे, चलो देखते हैं तुम मेरे सामने कब तक टिक पाते हो, मेरे से कम्पीट करोगे तुम, अब इसको संभालो। इसी के साथ ही जीका के सर के ऊपर ही डंडा जोर से आगे पड़ता है। जीका की हालत बहुत ज्यादा खराब जाती है, वो बस बेहोश होने वाला है। उसके बेहोश होने से ठीक पहले उसको नजर पड़ती है कुछ लोग जिसके हाथ में सर्टिफिकेट है और ये इस सर्टिफिकेट जलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जीका इस हालत में है नहीं कि कुछ भी कर सके। धीरे धीरे करके उसकी आंख पूरी तरह बंद जाती है, लेकिन अभी भी वो उस लड़की के बारे में सोच रहा है जो किसी और शादी करने वाली है। वो सोचने लगता है, मिस लैन मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पर शादी को तोड़ने के लिए आया था, आपसे शादी करने के लिए आया था, लेकिन ये सब कुछ क्या हो गया? यहाँ पर इस शादी में आने का मेरा पूरा गंतव्य पूरी तरह बेकार हो चुका है, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसके अगले सेकंड इसकी आंखें दोबारा से खुलने लगती है। इसको सामने की तरफ ये बंदा दिखाई दे रहा है, मतलब चैंगली दिखाई दे रहा है, जो कि इसके पास आकर से कहने लगता है, क्या तुम्हें जस्टिस के अंदर बिलीव है? क्या तुम्हें लगता है कि कोई और तुम्हें न्याय दिला सकता है? यही कहने के साथ में अब पारा एक दूसरे बदल चुका है। चैंगली की भी इस फाइट के अंदर एंट्री हो चुकी है। वो जोर से टेबल को छाल देता है, इसने खुद की टेबल को छाल दिया है। लियो भाई कहता है, ये क्या हरकत की, मेरे को भी ये खाना खाना था। वैसे जैसे चैंगली ने हरकत की है सबका ध्यान अब चैंगली के ऊपर जा चुका है। वो सबके सब नोटिस कर लेते हैं, ये शायद से माउंटेन बैंडिट्स है। चिल्लाते कहने लगता है, ये शायद से वही बैंडिट्स है जिनके बारे में पैम्पलेट चारों तरफ बट रहे थे। ये लोग कौन है जो केवल शादी के अंदर एंटर कर चुके हैं? शायद से इन्हें पीटना चाहिए। मतलब यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को केवल एक सेकंड लगता है इस पूरे गंतव्य पहुंचने पर कि किसी ने अगर टेबल उछाली है तो इसका मतलब माउंटेन बैंडिट होगा और उसको पीटना चाहिए। और इसी के साथ में ये लोग इन तीनों को घेर लेते हैं। अभी इस टाइम पर चैंगली के साथ में केवल दो बंदे और हैं, लू बाई और सेंगची। दोनों लड़ाई के अंदर ज्यादा कुछ खास नहीं है, केवल चैंगली अकेला है जो कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग डरते नहीं है। वैसे अभी भी ये दूल्हा इस फाइट के अंदर एंटर कर रहा होता है। चैंगली सबसे कहता है, सबके सब यहाँ से निकल लो, मैं चाहता हूँ जिया फैमिली के अलावा सबके सब यहाँ से चले जाए, मैं किसी को भी कोई चोट पहुंचाना नहीं चाहता, हमारा टारगेट केवल जिया फैमिली है। ये सुनकर बाकी सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब केवल जिया फैमिली के और इसके अलावा उनके कुछ नौकर यहाँ पे बचे हुए हैं। सिंजी कहता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इनसे फाइट करेंगे? ये लोग हमसे बहुत ज्यादा है और इसके अलावा हम इनके इलाके में। चैंगली कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये इलाका किसका है, लेकिन यहाँ पर हमारे लोग ज्यादा है। क्वीन मैन तैयार हो जाओ, फाइट शुरू हो चुकी है। इसके बाद क्वीन मैन को देखता है, क्वीन मैन और लेन आराम से बैठकर खाने को एंजॉय कर रहे हैं। इनको अभी तक पता ही नहीं लड़ाई शुरू हो चुकी है। जब चैंगली इस तरीके से इनको चिल्ला के बोलता है तब इनको होश आता है कि लड़ाई हो रही है। और अब इसी के साथ में ये लोग भी इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाते हैं।
और उनके शामिल उनके साथ में लड़ाई का पूरा रुख बदल चुका है। ये क्वीनमैन, लेन और इसके अलावा बेवड़ा तीनों लड़ाई में कूद गए और उनके कूदने के साथ जो लोग बुढ़ते से पिटना शुरू कर देते हैं, इनकी हालत खराब हो चुकी है। क्वीनमैन ने अकेले सिंगल हैंडेडली इन सभी को पीट दिया है। जिया फैमिली के ये लोग किस तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वीनमैन के सामने इनका बस चलता नहीं है। ये बुढ़ते से लाचार है, केवल क्वीनमैन के हाथों से बुढ़ते से पिटते जाते हैं। एंड के अंदर इस दूल्हे का भी नंबर आता है। क्वीनमैन ने इस टाइम पर जिया फैमिली के बंदे को उठा रखा है और दूसरे हाथ से वो तेजी से इस दूल्हे की तरफ बढ़ रहा है। उसके पास में पहुंचकर उसको पकड़ लेता है, जोर से पटकता है और फिर से कहता है, शांत हो जाओ, अब अगर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो तुम्हारी हालत बहुत खराब होने वाली है। ठीक इसी समय फाइनली एक होशियार बंदे की यहाँ पर एंट्री होती है। ये एक बूढ़ा आदमी है। यहाँ पर बोलने लगता है, मास्टर चैंग प्लीज रुक जाइए, मुझे पता है आप कौन है, आपका नाम चैंगली है ना, हम आपसे बहुत ज्यादा डरते हैं और इसके अलावा हमारी आपके साथ में कोई लड़ाई भी नहीं है, तो बेकार में हम पर अटैक मत कीजिए और प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर आपको हमसे कुछ भी चाहिए तो वो सब कुछ जो कि हमारे पास में है वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, बस मेरे बेटे को मारिए मत। चैंगली कहता है, एक मिनट, शायद से मैंने पूरी सिटी के अंदर पैम्पलेट बंटवा दिए थे, तुम्हारे पास से नहीं पहुंचे। उस पैम्पलेट के अंदर मैंने लिखा हुआ था कि जिस किसी के पास में भी बहुत सारा पैसा है वो जल्दी से उस सारे पैसे को गरीबों में बांट दे, वरना उससे तुम्हें अच्छा नहीं होगा। क्या तुमने ऐसा कुछ किया? क्या तुमने अपने पैसे को गरीबों में बांट दिया है? अगर तुमने ऐसा कर दिया है तब तुम्हारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं तुरंत ही तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा और यहाँ चला जाऊंगा। ये सुनने के साथ ही इस ओल्ड मैन का मुंह पूरी बंद हो जाता है। चैंगली के बोलता है, वैसे मेरे को एक और चीज है जो कि तुमसे चाहिए, तुमने भी कहा तुम सब कुछ मुझे देने के लिए तैयार हो, तो कैसा रहेगा ये लड़की जिसके साथ में तुम्हारे बेटे की शादी होने वाली थी, तुम इसे मेरे वाले कर दो। ओल्ड मैन बोलता है, बस इतनी सी बात, आप चाहिए तो इसे लेके जा सकते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कहते हुए इस ओल्ड मैन ने अपनी बहू का सौदा कर दिया है और फिर भी ये बंदा हंस रहा है। चैंगली सोचने लगता है, ये तो हाँ कह दिया, अब मैं क्या करूंगा इस लड़की का। अगर स्विंग को पता चल गया कि मैं एक और लड़की को अपने विलेज में लेके आ गया हूँ और वो भी उस लड़की को जिसकी में शादी होने वाली थी, तुम तो पता नहीं वो किस तरह से आतंक मचा देगी। मेरा स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है, इतना बड़ा स्ट्रेस मैं अपने सर पे नहीं ले सकता हूँ। इसी समय चैंगली को शायद से अपनी पुरानी इच्छा याद आती है। वो उस लड़की के पास में आता है और फिर से घूंघट उठा देता है। उसको उसकी शक्ल दिखाई दे रही है, ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है। चैंगली से कहता है, तुम्हारी शक्ल कुछ ज्यादा शानदार है और इसे देखकर मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि क्यों ये दोनों बंदे तुम्हारे लिए लड़ रहे थे। इस शक्ल को देखकर तो कोई भी लड़ लेगा। कुछ देर तक ये सब कुछ होने पाते हैं। हम कुछ सेकंड बाद देखते हैं चैंगली ने सब कुछ सेटअप कर दिया है। क्वीनमैन ने इस टाइम पर दो बंदे उठा रखा है। एक तो वो लड़की हो सकती है, लेकिन ये दूसरा कौन है? वैसे शायद से दूसरा बंदा वो लियो फैमिली का बंदा हो सकता है जो कि बुढ़ते से घायल था। वैसे जो कोई भी ये बाद में पता चलेगा। अभी इस टाइम बहुत हड़बड़ी है क्योंकि इन लोगों ने इस सिटी की सबसे बड़ी फैमिली को प्रोटेक्ट किया है जो कि जिया फैमिली थी और ये खबर चारों तरफ फैल चुकी है। काफी सारे गार्ड्स इनको ढूंढ रहे हैं। चैंगली भी साथियों के साथ तेजी से इस जगह से निकल पड़ता है। ब्लैक रॉक सिटी की सेना का एक बहुत बड़ा पार्ट इनको ढूंढ रहा होता है। चिल्लाते इधर उधर भटक रहा है कि कहां पर हो तुम, जल्दी से हमारे सामने आओ, तुम लोग कहीं भी भाग नहीं सकते, हमने पहरेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तुम कहीं से छुप नहीं पाओगे। लेकिन इन सोल्जर्स के चिल्लाने में थोड़ी देर हो चुकी है। चैंगली और बाकी सब सिटी से काफी आगे निकल चुके हैं। वो इस टाइम पर एक दीवार के पास में सामने तक क्वीनमैन बोलता है, वहां उस तरफ हमें बस यहीं से आगे बढ़ना है। इसके कुछ सेकंड बाद में चैंगली बहुत चौंक जाता है। यहाँ सामने तरफ कुछ भी नहीं है। क्वीनमैन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है? चैंगली बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर हमारे घोड़े होने चाहिए थे, हमारे घोड़े कहाँ गए? ये कि तो चैंगली बहुत शौक हो चुका होता है कि पीछे से एक बहुत बड़ी सेना उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है। इनके सामने भागने का केवल एक ही रास्ता था, वो घोड़े, और अब वो घोड़े यहाँ से गायब हो चुके हैं। यानी कि इसका मतलब अब इस टाइम पर ब्लैक रॉक सिटी से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर चल के बाहर गए तो तुरंत ही सेना को पकड़ लेगी। ये कहते तो चैंगली चेहरे के ऊपर 12 बज चुके होता है। वो पास में बंधी हुई एक रस्सी की तो देखता है जो किसी ने जानबूझ के तोड़ी है और इसी तरह चैंगली समझ जाता है कि ये घोड़े यहाँ से भागे नहीं है बल्कि इनको किसी ने चुराया है। चैंगली गुस्सा होते बोलता है, जिस किसी ने भी उन घोड़ों को चुराया होगा मैं उस बंदे को ढूंढकर उसको एक बहुत बड़ी सजा देने वाला हूँ, वो पूरी तरह से मेरे हाथों से मरेगा। सिंजी कहता है कि ऐसा हो सकता है यहाँ पर आसपास से कोई गुजर रहा हो, उसके घोड़ों के ऊपर नजर पड़ गई और वो घोड़ों को लेकर चला गया। चैंगली बोलता है, ये पूरी तरह नामुमकिन है, यहाँ पर इस जगह पर कोई भी नहीं आता है, ये एक बहुत सुनसान इलाका है। मैंने एकदम देख कर सभी घोड़ों को इन पेड़ों के बांधा था, वरना मैं उनको यहाँ पे छोड़ के ही नहीं जाता। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? हमारे खिलाफ साजिश रची गई है। ये सब कुछ एकदम जानबूझ के किया गया है। किसी ने हमारे घोड़े जानबूझ के चुराए ताकि हम यहाँ से निकल ना पाए। सिंजी कहता है, चीफ इससे घबराइए मत, अगर आप घबराएंगे तो हमारी घबराहट और ज्यादा बढ़ती जाएगी। प्लीज सोचिए हम किस तरह से निकल सकते हैं, या कोई और रास्ता नहीं है। जब सिंजी कह रहा होता है तब नोटिस करता है यहाँ पर दोनों बंदे जिनको पकड़ के लाया गया है, एक तो वो लड़की है और दूसरा बंदा दूल्हा है। मतलब चैंगली ने यहाँ पर दूल्हा दुल्हन दोनों को किडनैप कर लिया है। यहाँ पे दुल्हन को तो समझ में आता है कि लड़की को किडनैप करने की बात में उस लड़की को सौंपी जा सकती है जिसकी कुछ देर पहले बहुत बुरी तरह पिटाई की गई थी, लेकिन दूल्हे को किडनैप क्यों किया गया? चैंगली कहता है, एक बात तो पक्का है, हम यहाँ पर इस टाइम पर सिटी से बाहर नहीं निकल सकते बिना घोड़े के, तो नामुमकिन है। यानी इसका मतलब हमें वुल्फ लेडी से बात करनी चाहिए, वो जरूर से अभी भी सिटी के अंदर ही होगी। सिंजी तुम और क्वीनमैन जाओ और जाकर उसको ढूंढो, किसी भी तरीके से उसको मेरे सामने लेके आना, बाकी सब मेरे साथ पे आओ, हमें किसी सेफ जगह पर छुपना पड़ेगा। यहाँ से हम अगले दिन देखते हैं।
चेंगली इस टाइम पर एक सेफ जगह पे छुपा हुआ है, उसके साथ में उसके सारे साथी है क्वीनमैन और सेंगजी ऑफिस पहुंच चुके हैं। सेंगजी बताने लगता है कि पूरी सिटी के अंदर हर जगह पे ढूंढ लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग कहीं पे नहीं मिले। चेंगली कहता है ऐसा हो सकता है उन लोगों को पता चल चुका है कि हमारे ऊपर अटैक हो चुका, इसलिए वजह से वो यहाँ से भाग गए हमसे पहले ही। यानी कि इसका मतलब अब इस ब्लैक रॉक सिटी के अंदर हम पूरी तरह ट्रैप हो चुके हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। ब्लैक रॉक सिटी के अंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है, सेंगजी कहता है, और हर सेकंड हमारे लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। जिस टाइम बाहर घूम रहा था मैंने देखा था बाहर के साइड में बहुत सारे गार्ड्स है, और इसके अलावा गेट के आसपास में भी गार्ड्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वैसे चीफ आपको क्या लगता है ये सब कुछ गोफी बाव ने किया है? मुझे उस इंसान के बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो ऐसा कुछ कर सकता है। चेंगली बोलता है हाँ बिल्कुल वैसा कुछ कर सकता है, वो कितना घटिया है इसकी समझ तो मुझे पहले ही लग चुकी थी। वैसे अभी फिलहाल मैं किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचूंगा, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ किया होगा तो वो बहुत बड़ी सजा भुगतने वाला है, वो बुरी तरह से पिटेगा। अगर कैसे भी मैं ऐसे बच जाता हूँ तो मैं उसको जान से मार दूंगा, या तो मैं बचूंगा या फिर वो। इसी से लुबाई बोलता है वैसे मुझे नहीं लगता उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के किया होगा, उनको लगा वो नॉर्मल से घोड़े हैं और हमें घोड़ों की जरूरत पड़ेगी नहीं, इस वजह से उन्होंने चुरा लिया। उनको नहीं लगा होगा हमारे ऊपर इतना बड़ा खतरा हो सकता है, उन्होंने केवल हमारे घोड़े तो चुराए ना, कोई बात नहीं घोड़े तो दोबारा से खरीद लेंगे। चेंगली को एकदम से याद आता है उसने घोड़ों को अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि घोड़ों के साथ में अपनी एक्स भी रख दी थी, क्योंकि वो एक्स बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जो कोई भी उस एक्स को देखता था उस बहुत ज्यादा डर जाता था, और तुरंत समझ जाता था कि जिस किसी बंदे के हाथ में वो एक्स होगी वो जरूर से कोई माउंटेन बैंडिट होगा, इसलिए चेंगली उसको साइड में रख के आया था। यानी कि इसका मतलब जिस किसी ने भी उस घोड़े को चुराया है तो उसने जरूर से उस एक्स को भी चुरा लिया होगा। चेंगली को बहुत बड़ा शौक लगता है, ये सेकंड शौक है। वो चिल्लाते बोलता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, किसी ने मेरी एक्स भी चुरा ली, मुझे किसी भी तरीके से मेरी एक्स ला के दो, वो एक्स मुझे बहुत प्यारी थी। ये कहते चेंगली बच्चों की तरह रो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम किसी दूसरे एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे घोड़े हैं, और इसके अलावा वो सारे वेपन्स भी जो कि चेंगली ने इस जगह पर छोड़े थे। साथ में काफी सारे लोग भी हैं जो कि आराम से एंजॉय कर रहे हैं। इन सभी के चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ी स्माइल होती है, और ये हंसते बोलने लगते हैं आज तो एक बहुत बड़ा हाथ मारा है, काफी सारे घोड़े हो चुके और शानदार वेपन्स भी। ये कहते ये लोग मस्त अपनी शराब को एंजॉय कर रहे होते हैं। उस टाइम पर नोटिस करता है ये लोग बिल्कुल भी फ्लैंक टाइगर विलेज को तो नहीं लगते, और इसके अलावा इनका लीडर भी कोई और है। ये इस एक्स के पास में आता है, उठाते कहने लगता है ये एक्स तो बहुत शानदार है, काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, अब से इस एक्स का मैं यूज करूंगा। किसी माउंटेन बैंडिट के पास में अगर इस तरह की एक्स होगी तो जरूर से कोई भी उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाएगा। ये कहते हुए एक पेड़ के ऊपर अटैक करता है, और एक अटैक के अंदर उस पेड़ को पूरी तरह काट देता है। इससे उसको उस एक्स की पावर का एहसास होता है। फिर खुश होता हुआ आगे बोलता है ये मेरा प्राइम वेपन है, जब तक ये एक्स मेरे हाथ में होगी तब तक कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है। मेरे को इस एक्स को अपने हाथ पकड़ने के साथ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस सा फील हो रहा है। इसके बाद में हमें इस बंदे की पूरी कुंडली पता चलती है। इसका नाम अर्ली है, और ये बारबेरियन ग्रुप से बिलोंग करता है, वही बारबेरियन ग्रुप जिसके एक बंदे ने बैंक को ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। ये बंदा यहाँ पर अपने पूरे ग्रुप के साथ में ब्लैक रॉक सिटी के बाहर खड़ा हुआ है। इसके साथ के जो बाकी बंदे होते हैं वो इससे बोलने लगते हैं लीडर आपको तो शानदार वेपन मिल गया, लेकिन हमारा क्या, हमें तो कुछ भी खास नहीं मिला है। अर्ली बोलता है इतना जल्दी बचने की जरूरत नहीं है, मिलेगा, तुमको भी मिलेगा और सबको मिलेगा। वहां पर देख रहे हो कितनी शानदार सिटी है, इसका नाम है ब्लैक रॉक सिटी। मैंने एक बहुत बड़ी सेना को इस जगह बुलाया है, जैसी सेना इस जगह पर आ जाएगी हम तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करके पूरी ब्लैक रॉक सिटी को अपने कब्जे में कर लेंगे। फिर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले लेना, पूरी सिटी तुम्हारी होगी। इस सिटी की हर एक चीज के ऊपर तुम्हारा अधिकार होगा, केवल तख्त मेरे लिए छोड़ देना, क्योंकि इस सिटी के ऊपर मैं राज करने वाला हूँ। बस अब एक बार हमारी सेना इस जगह पहुंच जाए, उतनी देर की बाकी है, ब्लैक रॉक सिटी हमारा अधिकार में होने वाली है। इसके बाद में हम दोबारा से ब्लैक रॉक सिटी का सीन देखते हैं। चेंगली इस टाइम पर अपने घर से बाहर निकला हुआ है, अंधेरी रात है, काफी ठंड मची हुई है, और चेंगली अकेला बाहर नहीं निकला, उसने अपने पूरे ग्रुप को बाहर निकाल लिया है। उसके साथ ही बोलने लगता है बहुत ज्यादा ठंड है, हमें इस टाइम पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और साथ में काफी सारे लोग हमें ढूंढ रहे हैं, बाहर निकलना हमारे लिए बहुत रिस्की है। चेंगली कहता है ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसी वजह से हमारे अपने चेहरे को ढक रखा है, और इसके अलावा हमारे कुछ काम है, कुछ चीजों को हमें करना ही पड़ेगा, कुछ अच्छे काम हमें करने चाहिए, जैसे कि एक बूढ़े आदमी को हमारी मदद की जरूरत है। ब्लैक रॉक सिटी का जो स्ट्रेटेजिस्ट है, जो अभी का स्ट्रेटेजिस्ट है, उसको हमारी थोड़ी मदद चाहिए। वो बेचारा एक बूढ़ा आदमी है, उस बूढ़े आदमी की अगर हम थोड़ी सी मदद कर देंगे तो हेवन में हमें एक अच्छी जगह मिलेगी। सिंह जी कहता है अच्छा ऐसी बात है, उसकी मदद करने से हमें अच्छी जगह मिलेगी। आपको पता है वो बंदा 60 साल का है, और आप जिसे बीमार बोल रहे हैं वो बीमार बिल्कुल भी नहीं है, उसने 14 साल की एक लड़की से अभी हाल ही में शादी किया है। वो बंदा एक नंबर का हफ्सी इंसान है, और अगर हम किसी भी तरीके से उसे कोई मदद करने की कोशिश करते हैं, एक दिन भी उसकी जिंदगी बढ़ा देते हैं, तो फिर हमें नरक में जगह मिलेगी। हमारे सारे पुण्य कर्म जो कि हमने जिंदगी में किए हैं उसकी एक दिन के कारण ही पूरे खराब हो जाएंगे। चेंगली कहता है हाँ ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे को उससे कुछ और काम भी है, यहाँ पर इस सिटी से बाहर निकलने में वो हमें थोड़ी बहुत मदद कर सकता है, मैं अपने फायदे के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर लेन और लियो भाई दोनों एक साथ बोलते हैं वो तो हम जानते ही थे, हम माउंटेन बैंडिट्स है, अच्छे काम करना हमारी फितरत नहीं है। ये बात करते हुए ये लोग इस स्ट्रेटेजिस्ट के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। सामने तब एक बहुत ऊंची दीवार है, ऑब्वियसली ये पीछे से एंटर करने वाले हैं। यहाँ पर तो चेंगली बोलने लगता है ज़ैंगफी, और इसके अलावा ऐसा करो स्ट्रेटेजिस्ट तुम दोनों इसी जगह पर रुक जाओ, सब चीजों के ऊपर अच्छी तरह नजर रखना, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो हमें बता देना, और इसके अलावा बाकी सब लोग मेरे साथ में
अंदर चलो, हमें जाकर उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। वो हफ्सी बुड्ढा इस पूरे घर के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। तभी सेंजी बोलता है, वैसे विलेज मास्टर आपको एक चीज नहीं लगती, अगर हम इस तरीके से इस घर के अंदर एंटर करेंगे और किसी ने हमें देख लिया तो तुरंत ही समझ जाएगा हम डाकू लोग हैं, और अगर ऐसा हो गया कुछ लोग इस जगह पर आ गए, वो लोग हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ से भाग पाना भी कुछ तो मुश्किल हो जाएगा, हमारे पर और ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। जंगल कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन थोड़ी बहुत रिस्क लेनी पड़ेगी, और इसके अलावा देखा जाए तो मैं भी चाहता हूँ इस जगह पर हमारे लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि पहले हमारे पर बहुत ज्यादा खतरा है, हमने यहाँ पर इस जगह पर बहुत केओस मचा दिया है, लेकिन फिर भी ये केओस इतना खतरनाक नहीं है कि सारी पब्लिक डर जाए। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि पब्लिक के अंदर भगदड़ मच जाए, सब जगह पर लोग इधर उधर भागने लगे। जब वो भगदड़ मच जाएगी तब उस टाइम पर हमें मौका मिलेगा यहाँ से बाहर निकलने का। मैं केवल उस भगदड़ के इंतजार में हूँ। जब चेंगली सेंचुरी को समझा रहा होता है, इतने में क्वीनमैन उछलकर इस घर की छत पर चढ़ जाता है और फिर चेंगली इसकी मदद से अंदर की तरफ जाता है। इस तरीके से चेंगली के अलावा 3 और बंदे लेन, लियू बाई और क्वीनमैन चारों अंदर एंटर कर चुके हैं। अंदर पहुंचने के बाद भी धीरे धीरे करके हर एक जगह देखने लगते हैं। चेंगली आगे बढ़ते हुए बोलता है, हमें कहीं पे भी उस ओल्ड मैन को ढूंढना पड़ेगा, किसी भी तरीके से वो बंदा मुझे जल्दी जल्दी चाहिए, मैं चाहता हूँ वो हमें चिंता मिले। यही बात करते हुए ये लोग एक दीवार के पास में छुपे होते हैं। यहाँ से हमें दीवार के पास में जो खिड़की है इसके अंदर का सीन देखते हैं। अंदर एक बेड है, 2 लोग आराम से अपना रोमांस वगैरह कर रहे हैं। लड़की भी यहाँ पर इस बंदे को पूरी ढील दे रही होती है। दोनों के बीच में एकदम सिस्टम शुरू होने वाला है। लड़का बोलता है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरी आंखों में पूरी तरह खोस हो जाता हूँ। ये कहते उस लड़की के पास में आकर एकदम सिस्टम शुरू करने वाला होता है। तभी लड़की बोलती है, थोड़ा बहुत लाइट तो बुझा दो, इस तरह रोशनी में इसे कुछ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लड़का बोलता है, नहीं, रोशनी में तो मजा है, मैं तुम्हें पूरी तरह देखना चाहता हूँ और मुझे किसी का डर नहीं है। लड़की बोलती है, क्या सच में तुम्हें बैंडिट्स का भी डर नहीं है? ऐसा हो सकता है कोई बैंडिट यहाँ पर अंदर तो एंटर कर जाए। लड़का बोलता है, बैंडिट्स बाहर में जाए बैंडिट्स, मुझे किसी का भी डर नहीं है, और अगर वो यहाँ पर आएंगे तो मेरे हाथों से मारे जाएंगे। अपनी तलवार से उनको अटैक करके मैं एक करके सबको काट दूंगा। लड़की बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारे पास तलवार भी है और तुम बैंडिट से नहीं डरते? लड़का बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, किसी बैंडिट से नहीं डरता हूँ। वो लड़का इतना कह रहा होता है तभी एकदम से गेट टूटता है। चेंगली अंदर तो एंटर करता है, चिल्लाते बोलता है, सबके सब अपने जगह पर खड़े हो जाओ, कोई भी जरा से मूव करने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पर चेंगली की एंट्री एकदम एंड टाइम पर होती है। दोनों का सिस्टम बस एकदम शुरू ही होने वाला था और एकदम से रह जाता है। वैसे इस टाइम पर इस लड़की ने बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए नहीं है, इस वजह से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इस तरीके से 4 बंदे अंदर की तो एंटर कर गए। लड़की ने कपड़े पहने हुए नहीं है तो घबराहट तो होनी ही थी। वैसे ये 4 बंदे भी किसी से कम नहीं है। उस लड़की ने कपड़े पहने हुए नहीं है, उस लड़की की तरफ ही घूर घूर के देखे जा रहे हैं। तभी चेंगली सबको ध्यान हटाता है, खांसते हुए बोलता है, अब यहाँ पर इधर ध्यान दे लो, काम की बात कर लेते हैं। इसके बाद वो सीधे उस लड़की के पास में आता है, उससे गर्दन में तलवार रखते हुए उससे पूछने लगता है, बताओ तुम दोनों कौन हो? वो लड़का इस टाइम पर तलवार को देखकर बहुत घबराया हुआ होता है। वो डरते हुए बोलता है, लोग मुझे वैंग पापा बुलाते हैं। चेंगली गुस्सा होकर बोलता है, वैंग क्या बोला तुमने क्या नाम बताया अपना? ये बहुत ही घटिया सा नाम है, अगर तुम मेरे साथ कोई मजाक करने की कोशिश कर रहे हो तो ये बहुत ही मजाक बहुत ज्यादा खतरनाक पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। ये कहते हुए चेंगली को इस बंदे का नाम सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बंदा बोलता है, नहीं मेरा असली नाम यही है, वैंग पापा, लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, मेरा तो सरनेम भी यही है, तुम चाहो तो किसी से पूछ सकते हो, मेरे फादर का नाम वैंग वाई है और मेरा नाम है वैंग पापा। ये सुनकर चेंगली इस आदमी के साथ तो बड़े गुस्से से बात कर रहा होता है। तभी लड़की से एकदम प्यार से पूछता है, क्या सच में इसका नाम यही है? वैसे आप कौन है? लड़की बोलती है, असल में मैं वैंग वाई की तीसरी वाइफ हूँ। ये सुनने के साथ में चेंगली दिमाग की घंटी बहुत जोर से बजती है, यानी इसका मतलब वैंग वाई जो कि इस वैंग पापा नाम के बंदे का उसका फादर है, यानी कि इसका मतलब ये वैंग पापा अपने पापा की बीवी के साथ में ये सारी हरकतें कर रहा है। मतलब ये बंदा अपनी मदर के साथ, मतलब अपनी स्टेप मदर के साथ में, ये तो बहुत ही वाहियात है। यानी इसका मतलब वैंग वाई जो कि 14 साल की लड़की से शादी किया था उसके साथ में वो खुद नहीं है बल्कि उसका बेटा है। चेंगली अपनी सारी साथियों के साथ में इस बात को पूरे डिस्कस कर रहा होता है। वो सब कुछ भूल चुके हैं कि इनको यहाँ से सिटी से निकलना है, ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिलिन एकदम से होश में लाता है और सबसे बोलता है, मुझे लगता है हमें इस चीज को फोकस करना चाहिए कि इस टाइम पर हम गलत रूम में एंटर कर चुके हैं। चिंगली कहता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है हमें इस टाइम पर क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं, इन लोगों को इस रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद में ऐसा किया जाता है, इन लोगों को रस्सी से बांध दिया जाता है और फिर इसके बाद में ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी एकदम से किसी की बहुत जोर चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ चिल्लाते क्या लगता है टोड विलेज का लीडर यहाँ पर इस जगह पर है, इन लोगों ने वैंग फैमिली को अटैक कर दिया है, जल्दी से सिपाहियों कहां पर हो, यहाँ पर इस जगह पर आओ, उसको पकड़ना है तो अभी पकड़ो। इसी आवाज के साथ में सब जगह पर खबर फैल जाती है कि चेंगली इस टाइम पर इसी घर के अंदर है। तभी एक और दुर्घटना होती है, कहीं से एक दिया गिर जाता है जो कि सीधे एक पर्दे के पास में आता है और पर्दा जलने लगता है और धीरे धीरे करके पूरे घर के अंदर आग फैल जाती है। इसी सही टाइम पर चेंगली उसके सारे साथी इस घर से बाहर निकल जाता है और सबके सिर से भागने लगता है। आग से क्या फर्क पड़ता है, इन लोगों को एक परफेक्ट मौका मिल चुका है यहाँ से बच के निकलने का। यहाँ सामने की तरफ से कब से लोग भागते हुए आ रहे होते हैं लेकिन उनके हाथ में कब सारे पानी वगैरह है, वो सबके सब आग को बुझाने के लिए आए। चेंगली और बाकी सबको पूरी तरह इग्नोर करता है और जैसे भी आग को बुझाते हुए अंदर की तरफ एंटर करता है, इनकी नजर पड़ती है इन दोनों माँ बेटे के ऊपर। वैसे अब यहाँ पर इन लोगों ने जो आपस में करने की कोशिश की है उसको देखकर इनको माँ बेटा बोलना बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है। मतलब अंदर की साइड में इन दोनों के ऊपर इनकी नजर पड़ती है जिनको बुढ़ते से बांध दिया गया है और साथ में एक चीज भी लगाई गई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटा जाएगा
तभी बराबरी होगी। चेंगली ने यहाँ पर इतना ही नहीं किया, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए इन बंदों के चेहरे के ऊपर अच्छा सा सिंबल बनाया, टोड का सिंबल, ताकि वो यहाँ पर सभी लोगों को समझा सके कि ये काम टोड विलेज ने किया है। टोड विलेज एक एक करके हर एक अमीर बंदे से बदला लेगा, उनसे लूट कर गरीबों के अंदर पैसों को बांटेगा। वही है यहाँ का रॉबिन हुड। और फिर इसके बाद में हम अगली रात का सीन देखते हैं। चेंगली की अभी तो केवल शुरुआत थी, उसने एक फैमिली को लूटा, फिर दूसरी को, और फिर अब तीसरे का नंबर है जू फैमिली, वो उस पर भी अटैक करके उनके पैसे भी लूटता है। वैसे फिलहाल उसने पैसों को लूटना शुरू नहीं किया, वो केवल वहाँ के लीडर को पीटता है और वहां से बाहर निकल जाता है। फिर अगले दिन लू फैमिली का नंबर आता है, उनको भी पीटा जाता है। आखिरी में आती है जैंग फैमिली, और जैंग फैमिली के अंदर कुछ ज्यादा कर दिया गया है, यहाँ पर आग लगा दी गई है बुरी तरीके से। इनका बहुत बड़ा घर धू धू करके चल रहा है, और अब इसी के साथ में चेंगली की टेक्निक वर्क करने लगी है। उसने धीरे धीरे करके पूरी सिटी के अंदर अपना डर फैला दिया है, उसका खौफ चारों तरफ फैल चुका है। हर एक अमीर आदमी इससे डरने लगा है कि चेंगली कभी भी उनके ऊपर अटैक करके उनको बुरी तरह से पीट सकता है। इसके बाद में हम चेंगली और उसके सारे साथी को देखते हैं। उसके साथ में लगभग 5-6 लोग ही है, और इन लोगों ने अभी अभी जैंग फैमिली के अंदर आग लगाई थी और यहाँ से बच के निकल रहे हैं। चेंगली इस टाइम पे सोच रहा होता है ये सब कुछ कितना आसान होता जा रहा है। अब तक हमने 3 से 4 फैमिलीज को इतनी बुरी तरह से पीटा है, उनको सबक सिखाया है, ये तरीका अच्छी तरह वर्क कर रहा है। अब इस टाइम पर पूरी सिटी के अंदर हमारा खौफ है, जो मैं चाहता था वो मुझे मिलता जा रहा है। इस जगह पर अब मेरा काफी अच्छा खासा फ्रेम हो चुका है। चेंगली की तकनीक के साथ में उसको काफी सारे फ्रेम पॉइंट्स मिलता है, 41,000 फ्रेम पॉइंट्स उसको एक साथ मिल चुके हैं। वैसे शायद ये टोटल फ्रेम पॉइंट्स है उसके अब तक कितने इकट्ठा हो चुके हैं 4 फैमिलीज को लूटने से इतने सारे। इसी टाइम पर चेंगली का एक और मिशन कंप्लीट होता है, उसने शायद से 10 फैमिलीज को लूट लिया है। और अब इस मिशन कंप्लीट होने के साथ में एक और ड्रॉ स्टार्ट हो चुका है। सिस्टम लेडी बोलती है लकी ड्रॉ एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि तुमने एक और मिशन को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम अगले दिन सुबह सिटी के गेट का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं। चेंगली और उसके 5 साथियों ने पूरी सिटी को डरा दिया है, और यहाँ पर इस टाइम पर इस दीवार के ऊपर 5-6 पोस्टर चिपके हुए हैं चेंगली के सभी साथियों के। जिस किसी ने भी चेंगली उसके साथी को देखा है वो सबके साथ पोस्टर बता रहे हैं कि किस तरीके दिखाई देते हैं। ये लोग किसी भी तरीके से चेंगली और बाकी सबको पकड़ना चाहते हैं। वैसे इसी टाइम पर प्रोटेस्ट करते हैं जहाँ पर ये बंदा भी है जो कि हंस रहा है, और इसी के साथ में कुछ कड़ियां सोल्व होती है। ये वही बंदा है जिसकी मुलाकात कुछ टाइम पहले चेंगली से हुई थी उस रेस्टोरेंट के अंदर, और ये वही बंदा है जो कि बारबेरियन ग्रुप को लीड कर रहा है। और अब यहाँ पर इस पोस्टर को देखकर इसको शायद से ये चीज क्लियर हो चुकी है चेंगली किस तरह दिखाई देता है। मतलब इसको ये चीज सुनना आ चुकी होगी कि जिसकी मुलाकात इससे उस रेस्टोरेंट के अंदर हुई थी वो जरूर से चेंगली ही था। हो सकता है ये इस तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, लेकिन शायद ये करेगा नहीं क्योंकि ये खुद भी इस सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है और चेंगली भी इस सिटी की पावर को कम कर रहा है। तो इस तरीके देखा जाए तो चेंगली शायद से इसका दोस्त हुआ। वैसे जो भी आगे पता चल जाएगा, देखते हैं किस तरह के स्टेप उठाता है। यहाँ से सिटी शिफ्ट होता है, हम चेंगली के सारे सीन देखते हैं। चेंगली को बिल्कुल भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, उसकी शक्ल बहुत फेमस हो चुकी है, वो बाहर नहीं निकल सकता। सेंगजी बाहर से दिखते हुए एंटर करता है, उसके साथ में एक बंदा और है, ये जीकाई है, वही बंदा जिसको शादी के अंदर बुरी तरह से पीटा गया था। सेंगजी बोलता है जीकाई ने मुझसे कहा है कि वो कुछ टाइम तक हमें अपने घर पे रखने के लिए तैयार है, वो हमें मिलिट्री से बचाएगा, इसकी हमें मदद मिल सकती है जो कि हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। चेंगली बोलता है क्या सच में इसकी मदद हमारे लिए काम आएगी? तुम्हें पता है ना अभी इस टाइम पर हम किस सिचुएशन के अंदर है, हम इस तरीके से किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। सेंगजी बोलता है मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरीके से हमको धोखा देने की कोशिश करेगा, इसकी कोई फैमिली नहीं है, अपनी फैमिली के अंदर ये इकलौता है, फिर भी हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर हम तक पहुंच गया। इसका मतलब इसमें कुछ तो बात है। और इसके अलावा ऐसा ये भी कहना है कि हमने इसकी मदद की है, वो लड़की जिसको हमने किडनैप किया था ये उसको जानता है, उससे शादी करना चाहता है, उसको बहुत प्यार करता है, उसी की वजह से हमारे पास में यहाँ तक आया है। जीकाई बोलता है हाँ बिल्कुल, उसका नाम सुलान है और मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आपने उसको किडनैप कर मेरी काफी मदद की है, उस शादी को आपने रोक दिया, इस एहसान को मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। इस एहसान के बदले में अगर मेरे को आपके लिए कभी अपनी जान देनी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हो जाऊंगा। चेंगली कहता है अरे रुक जाओ, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम चिंता मत करो, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें सच में अपनी जान देने की जरूरत पड़ेगी, तब तुम पीछे मत हटना। वैसे तुम्हें ये तो अंदाजा है ना यहाँ पर तुमसे बात कर भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ पर पूरी सिटी के अंदर हम बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं, हमारा नाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, अगर तुमसे बात भी करोगे और किसी को पता चल जाती है तो तुम्हें तुरंत ही मार दिया जाएगा। तो क्या तुम अपने अंजाम के लिए तैयार हो? जीकाई बिना सोचे तुरंत ही हाँ बोल देता है। चेंगली बोलता है तो फिर ठीक है, हम टेम्परेरी तौर पर तुम्हारे मेहमान रहेंगे, तुम्हारे घर के अंदर रुकेंगे, जब तक हमें ब्लैक रॉक सिटी से बाहर निकलने रास्ता नहीं मिल जाता तब तक तुम्हारा घर ही हमारा घर है। यहाँ से अब हम लू फैमिली के घर का सीन देखते हैं। चेंगली और बाकी सब किसी तरीके छुपते छुपाते इस घर तक पहुंच चुके हैं, रात हो चुकी है, चेंगली सो रहा है और अभी इस टाइम पर उसे एक बहुत ही खतरनाक सपना आता है। उसे सपने के अंदर काफी सारा खून दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जितनी भी लाशें हैं इन सभी लाशों के साथ में उसे एक नाम और साथ में एक नंबर भी शो हो रहा होता है। ये नंबर बढ़ते बढ़ते 10,681 तक पहुंच जाता है। मतलब चेंगली को अपने सपने के अंदर इतनी सारी लाशें दिखाई दे रही है और साथ में बहुत सारा खून भी। ये सब सोचते हुए चेंगली की एकदम से आंखें खुल जाती है। वो जो चला कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते हुए बच्चा तो घबराया होता है, उसके पसीने आ रहे होते हैं। कुन भागता उसके पास में आता है, चेंगली से उसके हालात पूछने लगता है। चेंगली कहता है नहीं मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्विनमैन बोलता है गलत गलत से क्या मतलब है, क्या गलत होने वाला है? चेंगली बोलता है मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं पता है, ऐसा करो तुम जाकर आराम करो, मेरे को सोचने तो क्या होने वाला है।
तुम्हें किसी भी तरीके से बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, शायद से कोई बेकार सपना था। ये सुन के कुनमिन चला जाता है, लेकिन चैंगली की आंखों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी है। उसको पूरी रात नींद नहीं आती, वो ये सब कुछ अपने सपने के बारे में सोचता रहता है। और फिर इसके अगले दिन चैंगली के पास में एक बहुत बड़ी खबर आती है। उसको पता चलता है जिया फैमिली के जितने भी लोग थे उन सभी को किसी ने जान से मार दिया है, और न केवल जान से मारा है बल्कि उनकी दीवार के ऊपर टोड की इमेज बनाई गई है खून से। टोड विलेज ने आज तक कभी भी इस तरह कोई भी हरकत करने की कोशिश नहीं की। उसने अब तक जितने भी फैमिली के ऊपर अटैक किया उनमें से किसी को भी जान से नहीं मारा, लेकिन अब की बार तो किसी ने खून की नदियां बहा दी है और सारा इल्जाम टोड विलेज के ऊपर लगा दिया है। यानी कि कोई डायरेक्टली टोड विलेज की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा है। और अब इसी वजह से चैंगली बहुत ज्यादा परेशान है। उसको भी सारी प्लानिंग जब जितना फ्रेम कमाया था वो सब कुछ उससे खोता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में हम कुछ टाइम पहले इस रात को सी देखते हैं। ये वो रात है जब चैंगली को नींद नहीं आ रही थी, तो बाकी साइड से कुछ चिल्लाते हुए कहने लगता है, चैंगली ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, ये तेरी एक बहुत ही घटिया हरकत है जिसकी तेरे को सजा मिल के रहेगी। ये कि तो जीका जोर जोर चिल्ला रहा होता है। इस आवाज को सुनकर चैंगली और क्विनमैन दोनों बाहर निकलता है। वही बाहर आके से पूछने लगता है, क्या हरकत है ये तुम किस तरह चिल्ला रहे हो? क्विनमैन कहता है, ये बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है, जब सुबह गया था तो ऐसा बिहेव नहीं कर रहा था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। जीका आगे बोलता है, अगर मुझे ये बात पता होती कि तुम जिया फैमिली को पूरी तरह खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी अपने घर के अंदर शरण नहीं देता। कि तुम्हें पता है किसी को भी जान से मारना कितना गलत होता है। तुमने ह्यूमंस के सारे मॉरल्स को तोड़ दिया है। मैं अभी कभी जाकर जितने भी गार्ड्स हैं उन सभी को तुम्हारे बारे में बता दूंगा, और यहाँ पर आकर तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें एक बहुत बड़ी सजा होगी। जिसको चैंगली कहता है, जाओ जाके से पकड़ो। ये सारा क्विनमैन की तरफ है। इसके अगले सेकंड हम जीका का बंदा देखते हैं। जीका ने उसे पकड़ लिया है। फिर चैंगली से एकदम आराम से पूछता है, मुझे बताओ हुआ क्या है, एकदम शांति से समझाओ। जीका कहता है, शांति से समझाऊं? तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया और उसके लिए तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तो शांति से समझाऊंगा? तुमने जिया फैमिली को पूरी तरह खत्म कर दिया और वहां पर तुम्हारा सिंबल ही बना हुआ है, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलना। चैंगली कहता है, वहां पर हमारा सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं वो काम हमने किया है। और एक मिनट, तुमने भी क्या कहा? किसी ने जिया फैमिली को मार दिया, उसके सभी लोग मारे गए? जीका बोलता है, हाँ बिल्कुल मारे गए। अब ज्यादा भोले बने का नाटक मत करो, मुझे पता है ये कम तुमने ही किया है। वहां पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था, वहां के सभी लोग बुरी तरह से मारे गए। वो तो तुम्हारे साथ में पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे, तुम्हारी सारी बातों को मान रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने ऐसा क्यों किया? उनको जान से मारने की जरूरत नहीं थी, वहां पर खून से तुम्हारा सिंबल ही बना हुआ था। तुमने न केवल जिया फैमिली को खत्म किया बल्कि लियो फैमिली के भी 37 लोग को मार दिया। उस फैमिली के अंदर कई सारे बच्चे थे, कई सारे बूढ़े थे, तुमने उनके ऊपर भी कोई दया नहीं दिखाई, उनको भी काट दिया। तुम सच में बहुत ज्यादा ब्रूटल हो। मैंने तुम्हारे पर दया दिखाई, तुम्हें घर में रहने का मौका दिया और तुमने इस तरीके से यहाँ पर मारकाट मचा दी, लोगों को जान से मार दिया। ये ठीक नहीं किया। ये सब सुनते हुए सेंगजी बाहर आता है। वो भी इस टाइम बहुत घबराया होता है। वो क्या लगता है, चीफ ये सब कुछ क्या हो गया? ये सारा इल्जाम हम पर क्यों लग रहा है? जीका आगे बोलता है, एक मिनट, तुम्हारे साथ में तो मिस लैन भी है, क्या तुमने उसके साथ में कुछ कर दिया है? कहीं तुमने उसे जान से तो नहीं मार दिया? मैंने काफी लंबे टाइम से उसे देखा नहीं है। जंगली कहता है, नहीं नहीं, उसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि हमने तो किसी के साथ भी कुछ नहीं किया है। जब से हम यहाँ पर आए तुम्हारे घर के अंदर चुपके बैठे हुए हैं, क्या तुमने कभी भी देखा हम घर से बाहर भी निकले हो? यकीन मानो इस सब के अंदर हमारा कुछ भी हाथ नहीं है। पिछले 3-4 दिनों के अंदर हमने केवल लोगों को थोड़ा बहुत सबक सिखाने की कोशिश की है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। क्विनमैन बोलता है, और वैसे भी ये ग्रुप्स जो दूसरी फैमिली के बारे में तुम बता रहे हो, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, हम भले इतने सारे लोग कैसे मार सकते हैं? और जब हमने इतने सारे लोग को मारा होगा तो वो थोड़ा बहुत तो चिल्लाए होंगे, कोई ना कोई उनकी मदद के लिए आ जाता। यहाँ पर तुम देख सकते हो हम केवल कितने से लोग हैं, हम इतने से लोग इतने सारे लोगों को कैसे मार सकते हैं, वो बिना शोर मचाए। क्विनमैन की ये बात जीका को अच्छी तरह समझ में आने लगती है। वो आगे बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारे पास में बिजली गिराने की पावर है, और इसके अलावा भी तुम हिप्नोसिस और इसके अपने आंखों से अपने जादू कर सकते हो। तुमने जरूर से उस सब का यूज किया होगा ताकि आवाज न निकले। मैजिक का यूज करके तुमने उन सभी लोगों को केवल एक ही झटके में खत्म कर दिया। चिंगली कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जीका बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया? सिंजी बोलता है, हाँ बिल्कुल, हमारे चीफ ने कुछ भी नहीं किया है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, और जिस किसी ने भी ये किया है और हमारे नाम को इससे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है उसको सजा मिल जाएगी। चलो अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमारा बाहर होना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसी के साथ में चैंगली, सेंगजी और बाकी सब ये सब अंदर की तरफ आ जाते हैं। सुबह हो जाती है। चैंगली अभी भी काफी ज्यादा परेशान है। उसके साथ में उसके सारे लोग बैठे हुए हैं। उनसे पूछने लगता है, तुम लोग क्या लगता है ये सब कुछ कैसे हुआ है? लिन कहता है, मेरे केवल एक ही बंदे के ऊपर शक है, कैसा हो सकता है ये काम उसने किया हो। क्विनमैन बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये काम शायद से गुफी बाओ ने किया होगा हमारे नाम को और ज्यादा बिगाड़ने के लिए। सिंजी कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरे को विलेज के अंदर रहते हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। मैं गुफी बाओ और गुफी दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। वो दोनों किसी को भी लूट सकते हैं, उनको बुरी तरह से पीट सकते हैं, लेकिन जान से नहीं मार सकते। ऐसा बहुत कम हुआ है कि मैं ऐसी घटना सुनने को मिली हो कि उन्होंने किसी को जान से मार दिया हो। लिन कहता है, लेकिन उसके अलावा और कौन हो सकता है जो कि टोड विलेज के नाम को पूरी तरह से बिगाड़ना चाहता हो, और कुछ कैसे फायदा होगा? ज़ेंग कहता है, ये काम हुआ तो है, और मुझे ऐसा लगता है हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं इनके अलावा भी कोई और ग्रुप है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लियो भाई बोलता है, हाँ शायद सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई प्रोफेशनल ग्रुप। अगर यहाँ पर कोई माउंटेन बैंडिट उनके ग्रुप के ऊपर अटैक करता, उनकी फैमिली को मारने की कोशिश करता, तो जरूर से शोर मच जाता। इनफैक्ट अगर हम भी उनके ऊपर अटैक करेंगे तो शोर तो मचेगा ही, सब पता चल जाएगा कि उनकी फैमिली मरने वाली है और लोग उनको बचाने के लिए आएंगे। लेकिन हमारे पास में इस तरह कोई खबर नहीं आई कि किसी के ऊपर अटैक हुआ हो। यानी किसका मतलब ये ग्रुप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, अपने काम को एकदम शांति से करना जानता है।
चेंगली कहता है यानी इसका मतलब ये काम जिस किसी ने भी किया है हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे एक बात पता है कि जिस तरीके से हम इस सिटी से बाहर नहीं निकल सकते वैसे वो भी सिटी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो भी हमारी तरह यहाँ पर ट्रैप हो चुका है और उन लोगों ने अपने इविल काम करने के लिए जिस तरीके से मेरे नाम का यूज किया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे नाम को बिगाड़ने की सजा उनको मिलकर रहेगी। ये ग्रुप जो कोई भी है ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चेंगली के इतना कहने के बाद में अब तलाश शुरू हो चुकी है कि किसने ये काम किया है। यहाँ से हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग हैं। यहाँ पर ये लोग लगातार चेंगली को गालियां बक रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा बोलता है मैंने चेंगली के बारे में कब से कहानी सुनी है कि जब वो 8 साल का था तभी उसने खुद से अपनी मदर को मार दिया था और जब वो 9 साल का था तब अपने फादर को भी मार दिया था। दूसरा बंदा बोलता है हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने तो ये अफवाह भी सुनी है वो इंसानों को मार के खाता है, इंसानों को मारता है और वहीं क्यों कच्चा उन्हें खाना शुरू कर देता है। वो एक नरभक्षी है, जानवर है वो एक, या फिर शायद से हमें उसे एक जानवर से बढ़कर एक राक्षस बोलना चाहिए। और इस तरह के राक्षस कई हजारों सालों में एक बार पैदा होते हैं जिनका नरसंहार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको किसी को मारना पड़ेगा, इनका वध करना चाहिए। जब ये लोग इस तरीके से चेंगली और बातें कर रहे होते हैं चेंगली स्टैम्पर सामने तो बैठा होता है, इसने अपना चेहरा छुपा रखा है और उसको काफी तक गुस्सा भी आ रहा है। लोग बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। कोई ये भी कह रहा है कि अगर कोई उसके पास में आए और अगर किस तरीके से उसको जान से मारने में कामयाब हो जाए तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। मैं तो ये भी चाहूंगा उसकी बॉडी की काफी सारे टुकड़े टुकड़े कर किसी कुत्ते को उसे जिंदा खिला दिया जाए। उसकी बॉडी को जलाने का या फिर दफनाने का मौका नहीं देना चाहिए, उसे किसी भी तरीके से मोक्ष नहीं मिलना चाहिए। दूसरा बंदा बोलता है उसको वैसे मोक्ष वगैरह तो कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि मोक्ष मिलने के लिए किसी का इंसान होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो तो एक राक्षस है जिसके काम इतने ब्रूटल है। जब भी उसकी मौत होगी तब नरक से बुरी कोई जगह होगी तो वहां पर जाएगा सीधे। इसी तरीके से चेंगली लगातार अपने इंसल्ट को सुन रहा होता है। यहाँ से हम मेन मार्केट सीन देखते हैं जहाँ पर जैंग और सेंग जी है और इसके अलावा और भी काफी सारे लोग हैं। ये सामने की तरफ एक घर की तरफ देख रहे हैं जहाँ पर एक लेडी है जो कि लगातार रो रही है। उसे रोते हुए देखकर सोचने लगता है ये तो जैंग फैमिली से बिलोंग करते हैं और कुछ टाइम पहले जैंग फैमिली के ऊपर भी माउंटेन बैंडिट्स का एक छोटा सा अटैक हुआ था। उन्होंने केवल उनको थोड़ा सा पीट के छोड़ दिया था, बल्कि ज्यादा नुकसान पहुंचाया भी नहीं था। और अब मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से जिया फैमिली में छोटा सा अटैक हुआ फिर वो पूरी तरह खत्म हो गई, लियू फैमिली में छोटा सा अटैक हुआ फिर वो पूरी तरह खत्म हो गई, अब अगला नंबर जैंग फैमिली का होगा। शायद से इसी वजह से लेडी रो रही है। इसके बाद हम इस लेडी को देखते हैं जो कि सच में रो रही होती है। वो आखिर पहुंचते हुए कहने लगती है क्या कोई यहाँ पर है, कोई इतना नौजवान, इतना बहादुर, इतना ताकतवर कि उस बंदे को प्रोटेक्ट करके उसे खत्म कर सके। अगर जो कोई भी चेंगली को मार देगा तो उसके बदले में मैं उसे अपनी बॉडी दूंगी और इसके अलावा उसे जैंग फैमिली से जो कुछ भी इनाम चाहिए होगा वो उसे मिल जाएगा। बस किसी भी तरीके से चेंगली को खत्म कर दो, उसको जान से मार दो। मैं चाहती हूँ वो मारा जाए। इसके बाद हम देखते हैं इस लड़की के साथ में 2 और लड़कियां और है जो कि इस टाइम पर हंस रही है। ये रो नहीं रही, ये हंसते हुए बोलती है अगर कोई भी उसको जान से मार देगा तो हम भी उसे अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे। असल में हमारे पास में एक जाडे स्प्रिंग हाउस है जिसके अंदर हम खुद से सर्विस देते हैं। अगर कोई भी उसको जान से मार देता है तो उसके बदले में उसे जाडे स्प्रिंग हाउस के अंदर फ्री में लाइफ टाइम सर्विस मिलेगी। सेंग जी को ये दोनों रिवॉर्ड काफी शानदार लग रहे होता है जिससे एक सेकंड के लिए उसका ईमान डोल जाता है। वो जेंग से बोलता है इतना अच्छा इनाम तो किसी राजा का किंग भी नहीं दे सकता। मतलब जो राजाओं का राजा होता है उसके सबक में भी ये कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मुझे किसी राजा की गद्दी मिल जाए तो भी मेरे को ये रिवॉर्ड ज्यादा पसंद आएगा। कैसा रहेगा हम उनको प्रोटेक्ट करके उनको कब्जा लें। अगर ये रिवॉर्ड हमें मिल जाए तो हमारी लाइफ बन जाए। जेंग भी कुछ ऐसा सोच रहा होता है, लेकिन ये केवल एक मजाक की बात है। इसी समय एक और घटना सामने आती है। पता चलता है पास की साइड में एक गेट के ऊपर जोर से अटैक हुआ था। काफी सारे बैंडिट्स अंदर की तरफ घुसे और नासब जितने भी लोग दिखाई दिए उन सभी को जान से मार दिया। वो सारे बैंडिट्स घोड़ों पे आए थे, काफी सारे थे, किसी को भी एक सिंगल संभलने का मौका नहीं मिला। इससे पहले को संभल पाते उनके पास बड़ी बड़ी एक्स थी, उन्होंने उनकी मदद से लोगों को काट दिया और अब केवल चारों तरफ खून का है। वहां पे चारों तरफ शांति छाई हो चुकी है, लेकिन काफी सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। वो कोलाहल मचा रहे हैं कि किसने इतने सारे लोगों को मारा है और सबके सब इल्जाम लगा रहे हैं कि ये काम भी टोर विलेज का लीडर चैंग ली का है। इस बार तो लोगों ने अपने सामने ये हरकत करते हुए देखा है। वो चिल्लाते हुए लगता है चैंग ली ने तो अब की बार हद ही कर दी। अब तक तो केवल रात में अटैक कर रहा था, लेकिन तो दिन दहाड़े लोगों को अटैक करके उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। इसकी तो बहुत ज्यादा घटिया हरकत है। इसी समय हम देखते हैं चैंग ली भी अब मौजूद है और उसने यहाँ पर जो भी कांड हुआ है उसको एंड तक देखा है। मतलब उसने केवल एंड देखा है जब ये सारे लोग यहाँ से भाग रहे थे और चैंग ली देखे कहने लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। जिस ग्रुप को शायद से भी हमने देखा ये वही ग्रुप है जिसे जिया फैमिली को खत्म किया था और हमारे नाम को पूरी तरह बिगाड़ने की कोशिश की थी। तुमने देखा उनके लीडर के हाथ में एक बड़ी सी एक्स थी। वो एक्स थी जो कि मेरी है। वो इस फाइट के अंदर मेरी एक्स का यूज कर रहा है। इसी समय उस बंदे की यहाँ पर एंट्री होती है जिसका हम काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। मतलब लुहैंग की। लुहैंग एक बहुत बड़ी सेना के साथ इस जगह पहुंच जाता है और इस टाइम पर ही बहुत ज्यादा गुस्से में और साथ में सीरियस भी। लोग जैसे ही लुहैंग को देखते हैं उनसे भी कितना उम्मीद जागती है कि लुहैंग जाकर उन सारे बैंडिट्स को पूरी तरह खत्म करेगा, उनका पीछा करेगा और सबको मार देगा। वैसे यहाँ पर कुछ ऐसी लड़कियां भी है जो कि लुहैंग के अलावा बाकी सोल्जर्स को देख रही है। ये बाकी सोल्जर्स को ज्यादा पसंद करती है। इनमें से एक से बोलने लगती है जब कभी भी तुम सारे बैंडिट्स को मार के वापस लौटोगे तब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। दूसरी लड़की बोलती है हाँ जाओ और जाकर उन्हें खत्म कर दो। चैंग ली तुम्हारे हाथों से मरना चाहिए। ये सुनकर सिपाही भी जोश में रहते हैं। वो खुश बोलते हैं हाँ बिल्कुल, जिस दिन मैं चैंग ली को मार दूंगा उस दिन सीधा आकर तुम्हें प्रपोज करूंगा और फिर उसी दिन हम शादी करेंगे। दूसरा बंदा बोलता है हाँ जू तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं जल्दी एक लड़ाई में जा रहा हूँ और लड़ाई में जीतने के बाद में जल्दी वापस लौट आऊंगा। मेरे को किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगेगी। उस चैंग ली को मारना रहता हूँ मेरे लिए बहुत आसान है। ये कहते हुए सारी सेनाएं जारी होती है। इसी समय चैंग ली नोटिस करता है इनमें से मैक्सिमम सिपाही के पास में इनके प्रॉपर घोड़े नहीं है।
कुछ लोग गायों के ऊपर सवार है तो कुछ लोग गधों के ऊपर। ये लोग लड़ाई में उतरने के लिए जा रहे हैं और घोड़े भी लेके नहीं जा रहे। ये गाय और गधे लड़ाई के अंदर किस तरीके से इनकी मदद कर पाएंगे? ये लोग तो केवल नंबर ही बढ़ाने वाले हैं। इस बात को यहाँ पर केवल चेंगली ने नोटिस किया है। बाकी जितने भी लोग हैं वो सबके सब अपने सिपाहियों को प्रोत्साहन कर रहे होते हैं। उनसे बोलने लगते हैं जाओ जाकर चेंगली खत्म कर दो और उसके आतंक को खत्म करो। आज के बाद में कभी भी हमारी सिटी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। इसी समय चेंगली को एक स्क्रीन डिश होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हें एक साथ 7 लाख फीयर पॉइंट्स मिलता है। भले वो जो कोई भी है वो डर तो तुम्हारे नाम का फैला रहा है और इस वजह से फीयर पॉइंट्स भी तुम्हें मिल रहा है। अब कुछ टाइम के अंदर तुम्हारे पास में 1 मिलियन फीयर पॉइंट्स हो जाएंगे, जिसके बाद में एक तुम टॉप क्वालिटी के कमांडर को समन कर पाओगे। चेंगली सिस्टम विंडो की बात तो सुनता है लेकिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसे खुशी की बात नहीं है, उसको किसी और के नाम के फीयर पॉइंट्स मिल रहा है और कोई और उसके नाम से लोगों को मारता जा रहा है। वो कब तक गुस्से में जी भाई उससे बोलता है हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ पर रुके या फिर यहाँ से चले। चेंगली कहता है मैं जानता हूँ मुझे भी क्या करना है। मुझे किसी भी तरीके से अपनी एग्स, अपने घोड़े, अपना सम्मान सब कुछ वापस चाहिए। मैं किसी भी तरीके से ऐसे वैसे किसी भी एरे गहरे को अपना सम्मान अपन से चुराने नहीं दूंगा। मुझे सब कुछ चाहिए जो कि मेरा है। लियू भाई कहता है आपका मतलब क्या है? चेंगली कहता है इसका मतलब यह है अब नकाब के बीच छुपने का टाइम खत्म हो चुका है। अब टाइम है खुद से सर उठा के सामने आने का, सबको बताने का कि असली चेंगली कौन है। ये कहते चेंगली अपनी टोपी जिससे अपना सर छुपा रखा होता है उसको साइड में फेंक देता है और फिर आगे तो बढ़ने लगता है। इसके बाद में हम ब्लैक रॉक सिटी के बाहर से देखते हैं जहाँ पर हमें सेनाओं के 2 ग्रुप दिखाई देते हैं। एक ग्रुप बहुत बड़ा है जो कि ब्लैक रॉक सिटी का है और दूसरा ग्रुप छोटा है जो कि बारबेरियन ग्रुप का। और इन्हीं के लीडर के पास में चेंगली की एक्स है। इसके साथ वाला बंदा इससे पूछने लगता है वैसे अब वो क्या लगता है हमारी सेना को यहाँ पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? लीडर बोलता है मेरी गिनती के हिसाब से वो सारी सेना आज यहाँ पहुंच जानी चाहिए। वैसे मुझे ऐसा लगता है ये छोटी सेना जो कि हमारा पीछा कर रही है ये हमारा सामना नहीं कर सकती। भले ही अभी हम गिनती भी थोड़े से कम है लेकिन इनको तो संभाल सकते हैं। चलो इनके साथ थोड़ी देर खेलते हैं। साथ वाला बंदा बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। ये कितने अपने घोड़े को थोड़ा साइड में करता है, अपने एरो को तैयार कर अपने मन में एक गिनती गिनने लगता है 1 2 3 और 3 के साथ में ये एरो को फायर कर देता है। इसका निशान बहुत शानदार है। पीछे सारे सिपाहियों में से एक के सर पे जाकर टकराता है और तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है। बाकी सोल्जर्स जो कि बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं उनका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। असल में सोल्जर्स नहीं है ये विलेजर्स है। ब्लैक रॉक सिटी के अंदर ये नियम है जब कभी सेना की कमी पड़ती है तब वो अपने विलेजर्स को शामिल कर लेते हैं सेना के अंदर और उनको जबरदस्ती लड़ाई के अंदर भेजा जाता है। इस वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। इसी समय इस लड़ाई का सबसे ब्रूटल मोड दिखाई देता है। अब तक तो केवल एक ही बंदे ने अपना तीर फायर किया था लेकिन अब तो काफी सारे बंदे अपने एरोस को फायर करने वाले हैं। इन सभी ने एम कर लिया है और फिर एक साथ ही एरो फायर करता है और एक ही झटके में कब से सोल्जर्स इनके एरो की भेंट चढ़ जाते हैं। इस टाइम पर ब्लैक रॉक सिटी की सेना के अंदर पूरी तरह हलचल मच जाती है। कब से लोग मारे जा चुके हैं और ये देखकर लू हैंग सबसे रुकने के लिए कहता है। वो सबसे कहता है थोड़ा संभल के एकदम ध्यान से अटैक करो, वो लोग एरो से अटैक कर रहे हैं, हम उनके पास में जाने में अपने काफी सारे सिपाहियों खो सकते हैं। ये कहते हुए लू हैंग खुद भी कब घबराया हुआ होता है। वो सोचने लगता है कि सच में ये चेंगली है, मैंने पहले भी इससे फाइट की है। उस टाइम पर इसके लड़ाई का अंदाजा बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं था। वो बिल्कुल अलग तरह से लड़ाई करते थे, डिफेंसिव फाइट थी। वो अपने सोल्जर्स के ऊपर किसी खतरा नहीं ले सकते थे लेकिन यहाँ पर तो एकदम उल्टा ही हो रहा है। ये तो बहुत ही अलग तरीके से फाइट कर रहे हैं। पहले फाइट इतनी खतरनाक नहीं थी, उन्होंने तब भी एरोज ही फायर किए थे लेकिन फिर भी ये काफी अलग है। इनको देख के ऐसा लग रहा है ये जरूर से रिंगिंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है। इनकी लड़ाई का स्टाइल तो कुछ ऐसा ही है। इसी समय ये लड़ाई का रुख दोबारा से बदलता है। अब तक तो ये सारे बैंडिट्स यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन एकदम से ये लोग अपनी दिशा को बदलते हैं। अब दोनों सेनाएं आमने सामने हो चुकी है। बारबेरियन ग्रुप सीधे ब्लैक रॉक सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। दोनों सेना एक दूसरे बढ़ रही होती है। इनका लीडर अपने साथियों से बोलने लगता है बारबेरियन ग्रुप तैयार हो जाओ, ब्लैक रॉक सिटी की सेना हमारे सामने खड़ी हुई है। इस सारी सेना के ऊपर अटैक करके हम इसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। आज की इस लड़ाई के अंदर हमारी जीत होगी, चलो इनके साथ में खेलते हैं। तभी लीडर के साथ वाला बंदा बोलता है मुझे ऐसा लगता है हमें पूरी सेना को अटैक करने के लिए भेजने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाता हूँ और उन सभी को खत्म कर देता हूँ। ये कितने बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। इसके हाथ में एक स्पीयर है, क्वीन मैन का स्पीयर। जब लीडर और उसके साथी बंदे की जो सारी बातें चल रही होती है इस नंबर लुहेंग समझ जाता है 1v1 फाइट करना ज्यादा बेहतर होगा। वो अपने साथियों से बोलने लगता है जब कोई है जो किसी फाइट करना चाहता हो, अगर किसी के अंदर भी इससे फाइट करने की हिम्मत है, ताकत है, तो वो आगे बढ़े और इससे फाइट करे। यहाँ पर अपनी सेना में लुहेंग की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है। उसके एक बार बुलाने के साथ में एक सिपाही तुरंत आगे बढ़ जाता है। इसके पास में स्पीयर है, आगे बढ़ते बोलता है आपके लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ लेकिन आज मैं अपनी जान नहीं दूंगा बल्कि इसको जान से मार दूंगा। ये कहते हुए अब ये भी अकेला अपने घोड़े के साथ में आगे बढ़ता है। इसके साथ के बाकी सिपाही उसको सपोर्ट करने लगता है। वो उससे कहता है हाँ जाओ आगे बढ़ो, मास्टर जैंग जाके उसे खत्म कर दो, उसे बता दो कि ब्लैक रॉक सिटी के लोगों के अंदर कितनी ज्यादा पावर होती है और कोई बैंडिट इस तरीके से हमसे फाइट नहीं कर सकता है। इसी के साथ में अब इस बैंडिट और इस सोल्जर के बीच फाइट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। पहला अटैक बैंडिट की तरफ से होता है। इस फाइट के अंदर दोनों शानदार तरीके से पावर को दिखाते हैं। दोनों ने अपने स्पीयर की मदद से एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक कर लिया है लेकिन अब अटैक को थोड़ा स्किल तरीके से करने का वक्त आ चुका है। सोल्जर तेजी से एक सही मौका पाकर डायरेक्टली इस बैंडिट के सर पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन बैंडिट के अंदर स्किल्स की कोई कमी नहीं है। वो तुरंत ही अपने घोड़े की मदद साइड में हो जाता है। वो भी घोड़े के ऊपर लटका हुआ है और उसने इसी तरीके से अटैक को डॉच कर लिया है। और फिर जैसे सोल्जर अपने घोड़े की मदद से थोड़ा सा और आगे निकलता है, इसी समय बैंडिट को मौका मिल जाता है अटैक करने का। वो तुरंत ही अपने स्पीयर को इसकी पीठ में घुसा देता है और पेट से आर पार कर देता है। इसी के साथ ही ये फाइट यहीं पर खत्म जाती है। चारों तक खून फैल चुका है। बैंडिट की फाइट में जीत होती है और इसी के साथ ब्लैक रॉक सिटी के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनका मोरल और भी ज्यादा नीचे गिर
जाता है क्योंकि जो सोल्जर अभी आगे फाइट करने के लिए गया था वो एक एलिट सोल्जर था और वो इतनी आसानी से मारा गया। ये बात बाकी सोल्जर्स को बहुत डरा देती है। वहीं दूसरे भी बैठे अपना नाच करना शुरू करता है। वो सबसे बोलता है, देखा देखी मेरी पावर, तो यही था तुम्हारा सबसे ताकतवर सोल्जर जो कि मेरे हाथों से इतनी आसानी से मारा गया। जल्दी से आगे बढ़ो, अभी तो मेरा एक खेल खत्म नहीं हुआ है। जो कोई भी और मुझसे फाइट करना चाहता हो मुझसे फाइट कर सकता है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस सीरीज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।